सभी उत्कृष्ट प्रतिभाओं ने तुरंत अरविंद यादव की ओर देखा कि वह कैसे प्रतिक्रिया देंगे, जिससे उन पर दबाव बढ़ गया। अरविंद यादव के विचार बिजली की तरह तेज हो गए। वह अपने दिमाग में कई प्रतिवाद लेकर आए, लेकिन उनमें से अधिकांश को अस्वीकार कर दिया। कप पकड़ना मुश्किल नहीं था। हालांकि वह सिर्फ कप पकड़ना नहीं चाहता था, वह इसे अर्जुन देव की तरह ही सुरुचिपूर्ण ढंग से करना चाहते थे, जिससे यह आसान दिखाई दे। अन्यथा अगर ऐसा लगता कि इसमें प्रयास करना पड़ा, तो इस अचानक प्रतियोगिता में वह हार जाता। अरविंद यादव तुरंत एक जवाबी उपाय लेकर आए। उसने अपनी दाहिनी तर्जनी को फैलाया और धीरे से खाली कप को सही संतुलन के साथ पकड़ा। हुश! शराब का प्याला अरविंद यादव की उंगलियों पर तेजी से घूम गया। प्रत्येक घुमाव के साथ अर्जुन देव ने इसमें जो कृपाण का इरादा डाला था, वह काफी कम हो गया। एक तेज हवा चली, जो अंतहीन सीटी बजाई। उभरी कृपाण हवा ने दूसरी मंजिल को भर दिया। बिना रुके गूंजते खजाने की कृपाण की तरह तेज कृपाण के इरादे ने सभी की अभिव्यक्ति को गंभीर बना दिया। अर्जुन देव ने जो खाली शराब का प्याला वापस भेजा, उसमें जो तरकीबें थीं, वे प्रभावशाली थीं। इसी तरह अरविंद यादव ने जिस तरह से खाली शराब का प्याला पकड़ा, वह कोई कमतर नहीं था। इस त्वरित आदान प्रदान में, वाइन कप की राउंड ट्रिप में, दोनों को बराबर माना गया। प्याले में शराब नहीं है। ऐसा लगता है कि हालांकि यंग मास्टर देव ने कहा था कि यह अच्छी शराब थी, आप वास्तव में उस शराब को देखते हैं जो मैंने आपको परोसी थी, यहां तक कि एहसान भी वापस नहीं किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह यादव एक और कप देगा और आपको केवल सही शब्दों से परे इसके बारे में आश्वस्त करेगा। अरविंद यादव को परखने के लिए अर्जुन देव जिस खाली शराब के कप का इस्तेमाल करते थे, वह अरविंद यादव के लिए एक और चाल चलने का बहाना बन गया। अरविंद यादव की उंगली की नोक पर शराब का प्याला घूमता रहा। फिर उसने जल्दी से अपनी उंगली वापस ले ली, जिससे वाइन कप हवा में घूमने लगा। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि वह जादू कर रहा है। जैसे ही उसने अपनी उंगली वापस ली, उसके दाहिने हाथ में एक उत्तम जेड फ्लास्क दिखाई दिया। यह एक सफेद जेड शराब की बोतल थी जो ठंडी क्यूई से निकल रही थी। इस वाइन फ्लास्क से निकलने वाली शराब पहाड़ की चोटियों से पिघली हुई सफेद बर्फ की तरह थी, क्योंकि यह धीरे धीरे शराब के कप को भर रही थी। पूरी दूसरी मंजिल में तापमान तुरंत गिर गया, तेजी से ठंडा हो गया, इतना ठंडा कि सभी को लगा कि उनका खून जम रहा है। ठंडी क्यूई की किस्में शराब के कप से एक मादक शराब की खुशबू के रूप में आईं, जो सभी को सिर्फ एक सूंघने के साथ नशा कर रही थी और कुछ हद तक नशे में धुत भाव पैदा कर रही थी। यह कौन सी शराब है? यह इतना सुगंधित क्यों है? इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक चरम गुणवत्ता वाली शराब है। वहीं यह अरविंद यादव की बर्फ की इच्छा से पूरी तरह मेल खाता है। वह जो शराब का प्याला पेश कर रहा है, वह निश्चित रूप से बहुत असाधारण है। दिलचस्प। यह वास्तव में अधिक से अधिक दिलचस्प होता जा रहा है। उपस्थित सभी उत्कृष्ट युवाओं ने एक दूसरे से चर्चा की। दो ब्लेडमैन के बीच अप्रत्याशित टकराव ने उन्हें अतुलनीय प्रत्याशा से भर दिया। शराब का कप भरने के लिए हुआ, जैसे ही शराब का कप मेज पर उतरा। फिर अरविंद यादव ने शराब का फ्लास्क नीचे रखा और शराब के कप को धीरे से हिलाते हुए पकड़ लिया। बर्फ के टुकड़ों का एक झुरमुट वाइन कप से बाहर निकला और बर्फ गिर गई। फिर एक आइस फीनिक्स ने कप को पकड़ लिया और अपने पंखों को फैलाकर उड़ान भरी। इस शराब को 1000 साल की बर्फ कहा जाता है। मैं भाग्यशाली था कि मैं दूर के बर्फ सागर में इसकी 10 बोतलें खरीदने में सक्षम था। मुझे आशा है कि यह इस बार भाई अर्जुन को निराश नहीं करेगा। अरविंद यादव की नज़र ठंडी हो गई। फिर उसका ठंडा, भावनाहीन कृपाण इरादा 1000 साल की बर्फ से भरे शराब के कप में फैल गया, क्योंकि यह आइस फीनिक्स के साथ एक साथ चार्ज हो गया था। प्रारंभ में आइस फीनिक्स सिर्फ एक भ्रम था। हालांकि अरविंद यादव के कृपाण इरादे को बढ़ाने के साथ यह जीवन में आता दिख रहा था। इसने शराब के कप को दोनों पंजों से पकड़ लिया और एक ठंडी, भेदी, भावनाहीन टकटकी प्रदर्शित की। बस इस ठंडी निगाह से अरविंद यादव की मजबूत कृपाण मंशा साफ झलकती है। अचानक दिखाई देने वाले आइस फीनिक्स ने इस वाइन कप को पिछले वाले की तुलना में बहुत तेजी से उड़ा दिया। जब यह अपने पंख फैलाता था,
तो यह एक तेज कृपाण इरादा और दृढ़ दबाव रखता था। अर्जुन देव ने इसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उन्होंने अस्थायी रूप से इससे बचने का फैसला किया। उसने जमीन से धक्का दिया और अपनी बाहों को चौड़ा किया, पीछे की ओर बढ़ गया। अर्जुन देव पीछे हट गए। अरविंद यादव के होंठ एक अहंकारी मुस्कान में सिकुड़ गए। अंत में अर्जुन देव फिर भी पीछे हट गए। हालांकि अरविंद यादव की मुस्कान धीरे धीरे ठिठक गई। पीछे हटते हुए अर्जुन देव के वस्त्र और बाल फड़फड़ाने लगे। बालों का हर किनारा और उसके कपड़ों का हर हिस्सा हल्के से फड़फड़ाता था, जिससे कृपाण का मजबूत इरादा बिखेर रहा था। डिंग डिंग डांग डांग। अर्जुन देव के बालों की गति के साथ कृपाण की आवाजें जीथर नोटों की तरह बजती थीं। जैसे ही उसके कपड़े सरसराहट कर रहे थे, कृपाण की आवाज शक्तिशाली युद्ध ड्रमों की रफल की तरह थी। झील और ढोल की आवाजों के बीच अर्जुन देव पीछे हटकर आगे बढ़े। अपने मजबूत कृपाण इरादे का उपयोग करते हुए उन्होंने आइस फीनिक्स में निहित अरविंद यादव से संबंधित तेज कृपाण के इरादे को पिघला दिया। फिर अर्जुन देव इनायत से चारों ओर घूमते हुए एक मेज के पीछे उतरे और बैठ गए। वह मंद मंद मुस्कुराया और शराब का कप प्राप्त करने के लिए अपना हाथ बढ़ाने से पहले लापरवाही से अपने चंद्र छाया कृपाण को नीचे रख दिया। अर्जुन देव ने पहले ही आइस फीनिक्स को कृपाण के इरादे से छुटकारा दिला दिया था, इसलिए उन्होंने आसानी से वाइन कप पकड़ लिया। उसके बाद आइस फीनिक्स ने उसके सिर की परिक्रमा की और नीचे की ओर बर्फ में बदल गया। प्याले में शराब को देखकर अर्जुन देव ने उसे ऊपर उठाया और एक ही झटके में नीचे गिरा दिया। जब शराब उसके गले में गई तो शराब की जलन अविश्वसनीय रूप से तेज थी। किक शक्तिशाली थी, जिससे व्यक्ति बहुत लापरवाह और प्रसन्न महसूस कर रहा था। यह वास्तव में अच्छी शराब है। यंग मास्टर यादव, यह वास्तव में अपने नाम पर खरा उतरा। थोड़ा शर्माते हुए अर्जुन देव कुछ नशे में दिखाई दिए क्योंकि उन्होंने शराब का कप नीचे रखा और अरविंद यादव की प्रशंसा की। अरविंद यादव का दिल डूब गया, लेकिन उनके हाथ हिलना बंद नहीं हुए। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, पहली बार मिलते समय 3 कप शराब का आदान प्रदान करना चाहिए। चूंकि यह अच्छी शराब है, इसलिए 3 और कप लें। समर्पण करने के लिए अनिच्छुक अरविंद यादव ने चकाचौंध भरे अंदाज में आगे बढ़े, 3 और शराब के कपों को 1000 ईयर स्नो से भर दिया और उन्हें फिर से अर्जुन देव की ओर भेज दिया। यह अच्छा समय है। अर्जुन देव एक ऐसे व्यक्ति थे जो सबसे पहले शराब से प्यार करते थे। यह 1000 साल की बर्फ वास्तव में उसके स्वाद के अनुकूल थी। वह जोर से हंसे और आने वाले कपों से मिलने के लिए अपनी कृपाण आत्मा को उसमें डालते हुए अपने खाली शराब के कप को पकड़ लिया। पैंग पैंग पैंग। अर्जुन देव की फुल पावर स्ट्राइक के साथ 3 आइस फीनिक्स के ऊपर से उड़ते हुए चकनाचूर हो गए। जैसे ही बर्फ के टुकड़े बहते गए, अर्जुन देव ने एक के बाद एक शराब के 3 कप नीचे गिराए। मैं वास्तव में इसके और अधिक लालसा करता हूं, यह पर्याप्त नहीं था। अर्जुन देव ने शराब के कपों को जोर से नीचे रखा, बहुत बेहिचक महसूस कर रहा था। वह नशे में लग रहा था, फिर भी नशे में नहीं था। जितना अधिक वह पीता था, उतना ही वह मूड में आता था। जैसा तुम्हारी मर्जी। अरविंद यादव के हाव भाव भद्दे हो गए। वह खड़ा हो गया और उसकी पूरी आभा फूट पड़ी। उसके हाथ इतनी तेजी से चले कि वे धुंधले हो गए। 1000 साल की बर्फ के कप आइस फीनिक्स के साथ उड़ गए। हॉल में सभी उत्कृष्ट प्रतिभाएं कुछ हद तक स्तब्ध थीं, मूर्खतापूर्ण। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शराब का एक साधारण टोस्ट इतना भव्य और राजसी कुछ बना देगा। फ्लीटिंग शैडो ग्लव्स पहने हुए अर्जुन देव के हाथ अरविंद यादव की तुलना में भी तेजी से चमकते थे जब अर्जुन देव ने आइस फीनिक्स की चमकदार संख्या देखी। कप के बाद कप। अर्जुन देव सच में नशे में लग रहा था। वह हवा और बर्फ के बीच जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं सका। उसने एक मजबूत कृपाण इरादे को विकीर्ण किया क्योंकि वह जोरदार ढंग से हंसे। उसकी सामान्य शांति कहीं नहीं मिली, इसके बजाय उसने एक अनर्गल अहंकार प्रदर्शित किया। अरविंद यादव का आंदोलन बंद हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी शराब खत्म हो गई है। वह पहले ही अपने द्वारा लाई गई सभी 1000 साल की बर्फ को खाली कर चुका था। जहां तक अर्जुन देव की बात है,
वह पहले ही 100 से अधिक कप पी चुके थे। अब और शराब नहीं? कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ है। जैसा कि कहा जाता है, एक दोस्त के साथ पीने पर 1000 कप बहुत कम होते हैं। हालांकि यंग मास्टर यादव और मुझे दोस्त नहीं माना जा सकता है, हम दोनों ऐसे लोग हैं जो शराब से प्यार करते हैं। चूंकि तुमने मुझे 100 कप देकर सम्मानित किया, मैं एहसान का बदला 1000 कप से चुकाऊंगा। अर्जुन देव ने शराब के कप नीचे रखे और अचानक खड़े हो गए। उसके बाल उसके कपड़ों के साथ इधर उधर उड़ रहे थे। बज़ बज़ बज़। दूसरी मंजिल की हर मेज पर शराब के सभी खाली कप अर्जुन देव की 70% समझ में आने वाली कृपाण आत्मा के प्रभाव में अंतहीन रूप से कांप रहे थे। हालांकि ऐसा लग रहा था कि अभी भी पर्याप्त वाइन कप नहीं थे। कृपाण का इरादा पहली मंजिल के विशाल हॉल तक फैल गया। जब तक यह एक खाली प्याला था, यह तीव्रता से कांपता था। क्या चल रहा है? इस घटना ने कॉन्फ्लेक्शन रेस्तरां में कई काश्तकारों को चौंका दिया क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि यह क्या प्रेरित कर रहा था। होश। अर्जुन देव के एक विचार के साथ ये सभी शराब के कप दूसरी मंजिल पर इकट्ठे हो गए, उनमें से ठीक 1000। फिर अर्जुन देव ने 1000 साल की लौ को बाहर निकाला जिसे उन्होंने ब्रह्मांड की अंगूठी में संग्रहित किया था। एक आकस्मिक लहर के साथ बोतलें खाली हो गईं। एक चमकदार सुनहरी रोशनी के साथ टिमटिमाते हुए सुनहरी शराब निकली। एक भी बूंद गिरे बिना शराब ने हवा में मंडराते हुए सभी शराब के कपों को भर दिया। बच शराब के कप थोड़े हिल गए क्योंकि आग के गुच्छे हवा में उड़ गए। अर्जुन देव की कृपाण आत्मा के समर्थन से उन्होंने एक विशाल गोल्डन क्रो का निर्माण किया। गोल्डन क्रो ने अपने पंख फैलाए और एक भयानक कृपाण इरादे ने घुटन भरा मजबूत दबाव डाला। 1000 कप लौ लेकर अरविंद यादव की ओर उड़ते हुए गोल्डन क्रो ने चौंकाने वाली चीख दी। जब अरविंद यादव ने यह देखा, तो काला सागर कृपाण के इस वंशज को मूर्खतापूर्ण तरीके से डर गया, उसके पैर कांपने लगे। ऐसी स्थिति में यहाँ कौन सी उत्कृष्ट प्रतिभा यह कहने की हिम्मत करेगी कि वे 1000 कप के बाद नशे में नहीं होंगे? चूंकि तुमने मुझे 100 कप दिए हैं, मैं 1000 कप लौटा दूंगा। क्या आप पीने की हिम्मत करते हैं? विशाल गोल्डन क्रो एक चमकदार सुनहरी रोशनी के साथ चमक रहा था। अर्जुन देव की 70% समझ में आने वाली कृपाण आत्मा ने गोल्डन क्रो की आभा को बेहद तेज बना दिया। 1000 साल की लौ के 1000 कप के साथ इसने न केवल काला सागर कृपाण संप्रभु के वंशज अरविंद यादव पर दबाव डाला, जब तक कि उनके घुटने नरम नहीं हो गए, बल्कि अन्य महान डाकुओं के वंशजों को भी स्तब्ध कर दिया और उनके दिलों को जोर से धड़क दिया। साथ ही इन लोगों में कुछ डर भी पैदा हुआ और इस बात से भी राहत मिली कि अर्जुन देव उन्हें निशाना नहीं बना रहे थे। 1000 शराब के कपों को दबाने के विचार से ही वे डर से कांप रहे थे। 1000 साल की बर्फ के 100 कप पीने के बाद अर्जुन देव को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने इतने लंबे समय में इतना शराब नहीं पी थी और लंबे समय से नशे में भी नहीं था। उसे यह भी याद नहीं आ रहा था कि उसने आखिरी बार कब नशे में धुत किया था। उसे अब इज़्योर ड्रैगन किंग या इज़्योर सम्राट के वंशज के रूप में अपनी पहचान की परवाह नहीं थी। अगर वह 4 साल में मार्शल सम्राट तक नहीं पहुंचा तो उसे अब उल्का बनने की परवाह नहीं थी। आज मुझे एक बार के लिए नशे में धुत होने दो। मैं किसी चीज की परवाह नहीं करना चाहता। बस मुझे रहने दो, अहंकारी और बेलगाम होने के लिए। अर्जुन देव के बाल और कपड़े लगातार फड़फड़ाते रहे, साथ ही कृपाण का मजबूत इरादा भी था। उसने एक अधिपति की हवा को बाहर निकाला, जिसे उसने लंबे समय तक अपने दिल में बिना किसी रिजर्व के दबाए रखा था। हा, उत्कृष्ट प्रतिभाओं से भरा इतना विशाल काला सागर। क्या एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मेरे साथ पीने की हिम्मत करता है? अर्जुन देव ने शराब का कप उठाया, उसका रंग लाल हो गया। उसने डरे हुए मूर्ख अरविंद यादव की ओर देखा और जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। वह बिना किसी आरक्षण या डर के हंसा, अपने नशे में बेहद प्रसन्न महसूस कर रहा था। पहले वाइन कप की अजीब हरकतों ने पहले से ही कॉन्फ्लेग्रेशन रेस्तरां की पहली मंजिल में सैकड़ों काश्तकारों को चौंका दिया था। भले ही यह एक ऐसी जगह थी जहां काला सागर के सबसे भयंकर किसान इकट्ठे होते थे, ये किसान जब अधिक ऊंचाई पर गए और दूसरी मंजिल में झांक गए तो वे चौंक गए। अरे नहीं! यह कौन है?
वह पागल है। वह वास्तव में असीम रूप से पागल है। यह पहली बार है जब मुझे अरविंद यादव पर तरस आ रहा है। इन 1000 कप शराब को स्वीकार करने की हिम्मत कौन करेगा? वह सफेद वस्त्र पहने ब्लेड्समैन है जिसने हाल ही में शहर के मामलों के कार्यालय में धातु की कठपुतली का सिर काटकर एक बड़ा हंगामा किया था। तो यह वह है। मैंने उसके बारे में सुना। मैंने सुना है कि उस समय वह थंडर फायर सॉवरेन के वंशज रोहित देवांश के जीतने की उम्मीद के बावजूद जबरदस्त तरीके से जीत हासिल करने में कामयाब रहे। उस समय उन्होंने वास्तव में बड़ी संख्या में लोगों को चौंका दिया था। अर्जुन देव को सभी संयम छोड़ते देखकर दूसरी मंजिल में झांक रहे ये कृषक फुसफुसाहट में बातें कर रहे थे। उनकी आंखें विस्मय और सम्मान से भर गईं। ताकत ने शासन किया। यह वही था चाहे कोई कहीं भी हो। दूसरी मंजिल पर बलवान शर्म से शर्मा गया। यह भाई अर्जुन देव शायद वास्तव में नशे में था, कुछ भी कहने की हिम्मत कर रहा था और एक वाक्य में सभी उत्कृष्ट प्रतिभाओं को ठेस पहुंचा रहा था। हे। हालांकि वह काफी जंगली है। मुझे यह पसंद है, बलवान ने मुस्कुराते हुए कहा। जब अरविंद यादव ने अर्जुन देव की बात सुनी तो उनका रंग तमतमा गया और बारी बारी से फीका पड़ गया। उसे कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई और वह अपना चेहरा दिखाने में असमर्थ था। इससे पहले उन्होंने कहा था कि अर्जुन देव ने शराब का प्रसाद नहीं लौटाया। अब जब 1000 कप थे तो उसे इतना पछतावा हुआ, उसकी आंतें हरी हो गईं। नोट: आंतों को हरा कर दिया गया ईर्ष्या के साथ हरे रंग का भारतीय संस्करण है। यह शाब्दिक नहीं है, इसकी तीव्रता के स्तर को दिखाने के लिए केवल एक अतिशयोक्ति है। अरविंद यादव के लिए अपने दम पर इस तरह के भव्य कृपाण इरादे का सामना करना बहुत मुश्किल था। क्या आप मेरे काला सागर पर हंसने की हिम्मत नहीं करते हैं क्योंकि आपके पास कोई भी नहीं है जो आपके साथ पीने की हिम्मत करता है? मैं, फरदीन राय, तुम्हारे साथ पीऊंगा। हैरानी की बात यह है कि अन्य उत्कृष्ट प्रतिभाओं के बीच कदम रखने वाले पहले व्यक्ति वास्तव में फरदीन राय थे, जो पहले अर्जुन देव से हार गए थे। अर्जुन देव की दृष्टि थोड़ी धुंधली थी। हालांकि जब उसने फरदीन राय को आगे बढ़ते देखा तो वह जोर से हंसे और कहा, मैं आपको 100 कप देता हूं, फिर हुश। जैसे ही अर्जुन देव जोर से हंसे, उन्होंने अपना हाथ लहराया और 100 कप 1000 साल की लौ तुरंत फरदीन राय की ओर तेजी से उड़ गई। हर प्याला सुनहरी शराब से भरा हुआ था जिसमें अर्जुन देव का मजबूत कृपाण इरादा था। जब 100 कप उड़ गए तो वे तेज कृपाण क्यूई के 100 धागों की तरह थे। फरदीन राय के हाव भाव डूब गए। उन्होंने उन्हें कम आंकने की हिम्मत नहीं की। उसकी आकृति चमक उठी और उसके हाथ भ्रामक हो गए क्योंकि उसने कप के बाद कप प्राप्त किया और उन्हें अपने मुंह में डाल दिया, उन्हें एक ही बार में पी लिया। हालांकि 30 कप के बाद फरदीन राय ने महसूस किया कि उनके पैर कमजोर हो गए हैं और उनका सिर घूम रहा है। 1000 साल की लौ की जोरदार किक ने खुद को महसूस करना शुरू कर दिया। पुसी, पुसी। लगभग 10 कप और पीने के बाद फरदीन राय अब टिक नहीं सका। उसकी हरकतें कुछ धीमी हो गईं और 1 कप 1000 साल की लौ ने तुरंत उस पर प्रहार किया। शराब के छींटे पड़े और उसे घावों से ढक दिया। इसके साथ भीड़ को शराब के मजबूत प्रभावों का एहसास हुआ और 100 कप पीने के बाद स्थिर रूप से खड़े रहने में सक्षम अर्जुन देव कितने मजबूत थे। मैं तुम्हारे साथ पीऊंगा। मैं, सोहेल लियू, तुम्हारे साथ पीऊंगा। हालांकि अर्जुन देव भीड़ की उतावलेपन को भड़काने में कामयाब रहे। फरदीन राय को आरंभकर्ता के रूप में रखते हुए लोग एक के बाद एक आगे बढ़े। तुरंत शांत और परिष्कृत दूसरी मंजिल अराजक हो गई। विभिन्न काला सागर उत्कृष्ट प्रतिभाएं नशे में हो गईं। 1000 ईयर फ्लेम जैसी मजबूत शराब के साथ 1 कप के बाद पहले से ही चक्कर आ जाएंगे। इतने सारे कप के बाद शांत रहना असंभव होगा। अफरातफरी के बीच कोई निराश हो गया, उसने अपना हथियार निकाला और अर्जुन देव पर हमला कर दिया। ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति बुरी तरह से तंग किए गए अरविंद यादव थे। जैसे ही उसने अपनी कृपाण खींची, उसकी आकृति चमक उठी और उसने एक हत्या की चाल को अंजाम दिया। अर्जुन देव जोर से हंसे और धीरे से हवा में उड़ गए। उसने 1000 ईयर फ्लेम का एक आवारा कप उठाया और उसे एक ही बार में पी लिया क्योंकि वह आसानी से चकमा दे रहा था। उसके बाद
उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी बहती आकृति ने थंडर ड्रैगन स्टेप्स को अंजाम दिया। थंडर ड्रैगन चॉप का उपयोग करके लूनर शैडो कृपाण के साथ हैक आउट करते हुए उन्होंने 7 कदम उठाए। पैंग! अरविंद यादव ने अपनी कृपाण को रोकने के लिए पकड़ लिया और अर्जुन देव के हमले से उन्हें उड़ते हुए वापस भेज दिया गया और वह दयनीय स्थिति में रेस्तरां की दीवार से टकरा गए। अर्जुन देव ने एक मेज के ऊपर खड़े होकर अपनी कृपाण लहराई। फिर वह कुछ हद तक लड़खड़ा गया क्योंकि उसने शराब का एक और कप पिया। वह अपने चेहरे पर तिरस्कार के साथ हंसा, तुम केवल इतने ही हैं और तुम मुझ पर चुपके से हमला करना चाहते हो? एक साथ हमला। ये सभी उत्कृष्ट प्रतिभाएं नशे में थीं। जब उन्होंने अर्जुन देव को मेज पर खड़ा देखा तो उनका खून उनके सिर पर चढ़ गया और वे अब सहन नहीं कर सके। अच्छा समय। अर्धशांत अवस्था में अर्जुन देव ने निरंकुश महसूस किया। एक प्रकार की बेलगाम स्थिति थी जिसे उसने अपनी रगों में बहने से पहले कभी अनुभव नहीं किया था। शराब के प्रभाव ने इस भावना को 100 गुना बढ़ा दिया। अर्जुन देव 3 बार जोर से हंसे क्योंकि उन्होंने अपने लूनर शैडो कृपाण को लहराया और चार्ज किया। कृपाण रोशनी और तलवार की छवियों ने रहस्यमय घटनाओं के साथ जगह को भर दिया। अर्जुन देव अराजकता के अंदर और बाहर बुनते हुए इधर उधर घूमते रहे। इस तरह की अराजकता ने बाहर से झांकते हुए काश्तकारों को आश्चर्यचकित कर दिया। एक उचित सभा वास्तव में ऐसी स्थिति में विकसित हुई। यह शायद कुछ ऐसा था जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता था। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि नशे में धुत अर्जुन देव बिना कोई चाल खेले अकेले इतनी सारी उत्कृष्ट प्रतिभाओं का विरोध करने में कामयाब रहे। फिर भी वह एक वंचित स्थिति में समाप्त नहीं हुआ। वास्तव में मजबूत 70% की समझ वाली कृपाण आत्मा ने उन्हें कुछ पहल करने की अनुमति दी। 1000 साल की लौ के 1000 कप पहले से ही कमरे के चारों ओर बिखरे हुए थे। अर्जुन देव के कृपाण के इरादे वाले शराब के कप अराजकता में नहीं टूटे। इसके बजाय वे सभी इधर उधर घूमते रहे, हर जगह उड़ते रहे। अर्जुन देव पागल हो गए। उन्होंने सभी दबाव को उजागर किया। कभी कभी एक कप 1000 साल की लौ पी रहे थे क्योंकि उन्होंने सभी उत्कृष्ट प्रतिभाओं को चुनौती दी थी। 4 घंटे के बाद रेस्तरां की कठिन इमारत के अलावा सभी टेबल, कुर्सियां, अलमारियां, स्क्रीन और सभी प्रकार की अन्य सजावट फर्श को तोड़ दिया। विभिन्न उत्कृष्ट प्रतिभाएं फर्श पर गिर गई थीं, या तो नशे में या अर्जुन देव द्वारा खटखटाया गया था। जैसे ही अर्जुन देव अपने पैरों पर झूल रहे थे, उनके सफेद वस्त्र खून से लाल हो गए थे। खून का एक हिस्सा उसका था, लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा महान डाकुओं के वंशजों से था। जैसे ही अर्जुन देव एक टूटी हुई मेजटॉप पर खड़े थे, उन्होंने 1000 साल की लौ का आखिरी प्याला पी लिया। फिर उसने चारों ओर देखा और पाया कि कोई भी खड़ा नहीं बचा है। इसलिए वह फिर से जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि इस हंसी में कुछ दुख था, एक अकेलापन जिसे दूसरों को समझना मुश्किल होगा। दुनिया में प्रभाव वाले लोग मेरी पीढ़ी से आते हैं। दुनिया में प्रवेश करने पर हम समय के साथ आगे बढ़ते हैं। सम्राट के लिए सड़क का शिखर महिमा से भरा है। हालांकि इसकी तुलना एक महान शराबी पार्टी से नहीं की जाती है। नोट: यह अर्जुन देव की एक कविता है। दुर्भाग्य से इसका अनुवाद करते समय संरचना और तुकबंदी को पुनः पेश करना असंभव है। जोर से हंसते हुए अर्जुन देव गिर गए। उसके हाथ में खाली शराब का प्याला खनक के साथ जमीन पर गिर गया और बिखर गया। बलवान, जो एक अराजक लड़ाई शुरू होते ही एक कोने में छिप गया था, ने कूड़ेदान वाले हॉल का सर्वेक्षण किया। वह फूट फूट कर मुस्कुराया और कहा, मुझे वास्तव में उसे साथ नहीं लाना चाहिए था। इस सभा का मेजबान शायद रो रहा है। अब तक बलवान ने सभा के मेजबान को नहीं देखा था। यह उसके साथ भी ठीक था। वास्तव में यह अच्छे के लिए था। अर्जुन देव को लेकर बलवान जल्दी से इस जगह से निकल गए। अर्जुन देव ने गलती से सभी उत्कृष्ट प्रतिभाओं को बाहर कर दिया था। यह हंगामा थोड़ा ज्यादा ही बड़ा था। हुश! जैसे ही बलवान ने अर्जुन देव को उठाया और चला गया, अस्तव्यस्त दूसरी मंजिल पर 2 आकृतियां दिखाई दी। यदि अर्जुन देव अभी भी जाग रहे होते, तो वह निश्चित रूप से उन दोनों व्यक्तियों को पहचान लेते। वे 2 आकृतियां थीं जिन्हें उसने उस दिन शहर के फाटकों पर देखा था। उनमें से एक अनिल गुप्ता थे,
जो डिवाइन आई सॉवरेन के वंशज थे, जो काला सागर के 13 महान डाकुओं के दूसरे रैंकर थे। दूसरे व्यक्ति समर्थ शर्मा थे, जो काला सागर की सबसे चमकदार उत्कृष्ट युवा प्रतिभा थे, जो हाल ही में सुर्खियों में थे। यह विशेष रूप से तब था जब उनके दत्तक पिता नीलम दत्ता संप्रभु मार्शल सम्राट के रूप में आगे बढ़े। इसके परिणामस्वरूप समर्थ शर्मा का दर्जा बढ़ गया, प्रसिद्धि में कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। इस सभा के आयोजक ठीक यही दोनों थे। किसी की प्रतीक्षा के लिए वे बहुत पहले आ गए थे। हालांकि उन्होंने खुद को प्रकट नहीं किया। अप्रत्याशित रूप से उचित सभा ऐसी स्थिति में बदल गई, एक बेहद आश्चर्यजनक घटनाक्रम। जिस व्यक्ति का दोनों इंतजार कर रहे थे वह नहीं आया। इसके बजाय एक और पात्र आया, नशे में अपनी कृपाण लहराई और सभी को पीटा। यह वास्तव में आप हैं, समर्थ शर्मा ने दांतों को भींचते हुए कहा कि उन्होंने अर्जुन देव और बलवान की दिशा में देखा था। समर्थ शर्मा ने शहर में व्हाइट रोब्ड ब्लेड्समैन का नाम सुनने के बाद उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या यह अर्जुन देव है। उसे अपनी आंखों से देखकर उसके अनुमान की पुष्टि हुई। अप्रत्याशित रूप से 10 साल के अंतराल के बावजूद अर्जुन देव अभी भी इतने मजबूत थे। वह अभी भी उतना ही प्रभावशाली दिखाई दिया जितना कि स्काई डोम दायरे की 5 नेशन यूथ प्रतियोगिता के दौरान था, जिसमें अदम्यता की आभा थी। अगर आज जो हुआ उसकी कहानी सामने आ जाए तो व्हाइट रोब्ड ब्लेड्समैन अर्जुन देव का नाम पूरे डार्क सिटी में गूंज उठेगा, जो समर्थ शर्मा को फिर से पीछे छोड़ देगा। यह उस समय 5 राष्ट्रीय युवा प्रतियोगिता की तरह ही था। अचानक घटनाओं के मोड़ में अर्जुन देव ने समर्थ शर्मा की महिमा को पूरी तरह से ढक दिया था। क्या आप यहां आउटस्टैंडिंग टैलेंट समिट मीटिंग में भी भाग लेने के लिए आए हैं? यह बढ़िया है। मैंने पहले से ही लंबे समय से इस दिन का इंतजार किया है। यह सोचकर समर्थ शर्मा की आंखों में दृढ़ संकल्प चमक उठा। फिर वह धीरे धीरे फिर से शांत हो गया। टीम में मौजूद अनिल गुप्ता ने समर्थ शर्मा के हाव भाव में आए अजीब बदलाव पर ध्यान नहीं दिया। उसने कई महान डाकुओं के वंशजों को नशे में फर्श पर सो रहे देखा। अनिश्चित था कि हंसना है या रोना है। ये सभी लोग डार्क सिटी के प्रसिद्ध उत्कृष्ट प्रतिभाएं थे। अप्रत्याशित रूप से एक बाहरी व्यक्ति ने उन्हें ऐसी खेदजनक स्थिति में डाल दिया। बेशक शराब पीने के परिणामस्वरूप उनकी ताकत बहुत कम हो गई थी। हालांकि अर्जुन देव की ताकत बिना किसी संदेह के चली गई। उसे केवल एक शब्द से वर्णित किया जा सकता है, मजबूत। कम से कम अनिल गुप्ता का मानना था कि अगर वह अर्जुन देव के साथ लड़ते हैं तो उनकी जीत की संभावना केवल सबसे अच्छी थी। हालांकि अनिल गुप्ता को भरोसा है कि अगर वह आउटस्टैंडिंग टैलेंट समिट मीटिंग में अर्जुन देव से मिलते हैं तो भी वह विजेता होंगे। कितना दुर्भाग्यपूर्ण! हिमांश बैरागी अभी भी दिखाई नहीं दिए। वह पहले ही 3 साल के लिए जा चुके हैं और शायद उत्कृष्ट प्रतिभा शिखर सम्मेलन बैठक के बारे में भूल गए हैं। अनिल गुप्ता ने निराशा में कहा। यह सही था। इस सभा का उद्देश्य शीर्ष महान डाकू ब्लड शार्क सॉवरेन के वंशज हिमांश बैरागी को बाहर निकालना था। भले ही उन्हें 3 साल हो चुके थे, फिर भी अनिल गुप्ता और समर्थ शर्मा उनसे उबर नहीं सके। समर्थ शर्मा ने शांति से जवाब दिया, यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि यह आपके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, अनिल गुप्ता। तुम्हारा क्या मतलब है? समर्थ शर्मा ने एक मजाकिया अभिव्यक्ति प्रकट की और उदासीनता से उत्तर दिया, हाहा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपकी ताकत में सुधार नहीं हुआ। तुम अभी भी यहां मुझसे हार गए। आपने ध्यान नहीं दिया कि वह वास्तव में पहले ही आ गया था। अनिल गुप्ता के हाव भाव बदल गए क्योंकि उन्होंने तेजी से चारों ओर देखा। उसकी आंखों की गहराई में एक सर्पिल नीला प्रकाश दिखाई दिया जो तेजी से घूम रहा था। उसकी दृष्टि में एक अस्पष्ट लाल रंग की आकृति दिखाई दी। यह लाल रंग की आकृति टिमटिमा गई और गायब हो गई। एक झटके में स्थिति बदल गई। होश! कॉन्फ्लिग्रेशन रेस्तरां की दूसरी मंजिल पर एक आकृति ने खुद को प्रकट किया। उसकी पीली शर्ट के पीछे एक बड़ा लाल रंग का कृपाण बैठा था और उसकी आंखें थोड़ी लाल रंग की दिखाई दे रही थीं। यह आदमी हिमांश बैरागी था, जो ब्लड शार्क सॉवरेन का वंशज था। वह लौट आया। देखने वाले कुछ काश्तकारों ने उस पीले कपड़े पहने हुए व्यक्ति को देखकर डरावनी अभिव्यक्ति प्रकट की, जिसने उन्हें घबराकर फेंक दिया।
ब्लड शार्क सॉवरेन के वंशज हिमांश बैरागी। 3 साल पहले हिमांश बैरागी डार्क सिटी के पूर्ण अधिपति थे। उनके जाने के बाद ही अनिल गुप्ता और समर्थ शर्मा ने शोहरत हासिल करना शुरू कर दिया। यह विशेष रूप से समर्थ शर्मा के लिए था। वह असाधारण रूप से तेजी से बढ़े, संकेत दिखाते हुए कि वह हिमांश बैरागी को पीछे छोड़ सकते हैं। अब जब हिमांश बैरागी वापस लौटे हैं, तो आउटस्टैंडिंग टैलेंट समिट मीटिंग से पहले आ गए हैं, तो निश्चित रूप से एक भयंकर संघर्ष होगा। सबसे पहले व्हाइट रोब्ड ब्लेड्समैन मजबूत गति के साथ दिखाई दिया और नशे की हालत में सभी उत्कृष्ट प्रतिभाओं को हरा दिया। फिर विदेशी किसान कहर बरपा रहे थे और क्रूरता से देख रहे थे। अंत में बूढ़ा अधिपति डार्क सिटी लौट आया। हर कोई निश्चित रूप से इस उत्कृष्ट प्रतिभा शिखर सम्मेलन बैठक के लिए प्रत्याशा से भर जाएगा। 3 साल के लिए जाने के बाद मैं देखता हूं कि डार्क सिटी में ग्रेट बैंडिट्स के वंशज सभी कमजोर हो गए हैं। हिमांश बैरागी ने फर्श पर फैली सभी नशे में धुत उत्कृष्ट प्रतिभाओं पर नजर डाली और थोड़ा भौहें चढ़ा लीं, यहां तक कि अपने तिरस्कार को छिपाने का प्रयास भी नहीं किया। इसके बाद हिमांश बैरागी ने अनिल गुप्ता और समर्थ शर्मा की ओर देखा और अंत में समर्थ शर्मा पर अपनी नजर टिकी थी। आप दोनों बहुत अच्छे हैं। मैंने पहले ही अनुमान लगाया था कि आप 3 साल पहले उठ खड़े होंगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी तेजी से होगा। हालांकि आपके पास एक हृदय दानव है। यदि आप इसे उत्पाद शुल्क नहीं देते हैं, तो आपको प्रगति करने में कठिनाई होगी। तुम मेरे विरोधी होने के लायक नहीं हो। समर्थ शर्मा का दिल बैठ गया। 3 साल बाद भी यह हिमांश बैरागी हमेशा की तरह मजबूत थी, एक नज़र में उसकी कमजोरी को देख रही थी। समर्थ शर्मा के हृदय दानव ठीक अर्जुन देव थे। उसे अर्जुन देव से रंजिश थी कि उसने उसे रौंद दिया और अपने पिता की हत्या कर दी। अर्जुन देव को हराए बिना उन्हें कोई वास्तविक सुधार करने में कठिनाई होगी। तथापि दिल के दानव एक बेड़ी हो सकते हैं, लेकिन वे प्रेरक भी हो सकते हैं। यदि आप वास्तव में ऐसा सोचते हैं, तो आप उत्कृष्ट प्रतिभा शिखर सम्मेलन बैठक में बहुत बुरी तरह से हार जाएंगे। समर्थ शर्मा की आंखों में एक मजबूत लड़ाई की भावना दिखाई दी, जिसमें इस लौटने वाले अधिपति का कोई डर नहीं था। हिमांश बैरागी पहले की तरह आत्मविश्वास से भरे हुए मुस्कुराए। तुम मेरे लिए कोई मुकाबला नहीं कर सकते। फिर मैं आपका प्रतिद्वंद्वी कैसे बनूं? जैसे ही समर्थ शर्मा जवाब देने वाले थे, तभी अचानक दूसरी मंजिल पर एक आवाज सुनाई दी। एक शक्तिशाली आभा वाली एक आकृति जल्दी से आई, जिसने फर्श पर भारी उतरने से पहले अपने रास्ते में आने वाले कई झांकने वाले काश्तकारों को दूर कर दिया। उसकी आंखों में अभिव्यक्ति कुछ अराजक लग रही थी और उसकी त्वचा धात्विक दिखाई दे रही थी, जिससे एक फीकी चमक निकल रही थी। उसके विचित्र चेहरे ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह न तो इंसान था और न ही राक्षस। यह एक मानव दानव मिश्रित रक्त था, जिसमें एक मानव और एक उच्च रैंक वाले लौह दानव की रक्तरेखा थी। यह वही है। यह रणवीर मिहिर है। वह उन विदेशी काश्तकारों में से एक है जिन्होंने हाल ही में डार्क सिटी में सबसे ज्यादा हंगामा मचाया था। चूंकि वह यहाँ है, तो बर्फ सागर के शिन चंद्र और तूफान सागर के विशांतक अटाकू भी निश्चित रूप से यहाँ हैं। नोट: यह विशांतक अटाकू पर्पल नाइट स्वॉर्ड संप्रदाय से अलग है, जो पहली बार अध्याय 953 में दिखाई दिया था। अब यह एक सच्ची सभा है। यह तो बस शुरुआत है। जैसे ही यह व्यक्ति प्रकट हुआ, कई काश्तकारों ने तुरंत उसे पहचान लिया। यह था मानवदानव सागर के एक युवा विशेषज्ञ रणवीर मिहिर। होश! तेज अराजक हवाओं के बीच दूसरी मंजिल पर 2 और लोग भी दिखाई दिए। उनमें से एक लंबा था और हवा के समान आभा रखता था, स्टॉर्म सी का विशांतक अताको। दूसरे व्यक्ति ने एक ठंडी भावनाहीन अभिव्यक्ति दिखाई, यह आइस सी का शिनचंद्र था। सच्ची सभा अभी शुरू ही हुई थी, ये शब्द बिल्कुल भी गलत नहीं थे। उपस्थित 6 लोगों ने वर्तमान में डार्क सिटी में लगभग सभी सबसे मजबूत उत्कृष्ट प्रतिभाओं का प्रतिनिधित्व किया। अगर अर्जुन देव और बलवान, जो पहले ही चले गए हैं, को शामिल किया जाता है, तो सभी सबसे मजबूत उत्कृष्ट प्रतिभाओं की गिनती की जाएगी। हिमांश बैरागी ने एक क्रूर मुस्कान का खुलासा करते हुए कहा, डार्क सिटी की आउटस्टैंडिंग टैलेंट समिट मीटिंग में पहले कभी किसी बाहरी व्यक्ति ने जीत हासिल नहीं की है। मेरे साथ हिमांश बैरागी,
आपके लिए इसे बदलना और इतिहास बनाना असंभव होगा। क्या ऐसा है? मुझे देखने दो कि तुम कितने मजबूत हो। मानवदानव सागर के रणवीर मिहिर ठंड से हंसे और चार्ज हो गए। उसका शरीर प्रकाश से झिलमिलाता था, धातु की तरह दिखाई दे रहा था, भारी और घना। जैसे ही वह फर्श पर पटकता था, उसने जोर से विस्फोटक फुटफॉल पैदा किया। वह एक पहाड़ की तरह दौड़ रहा था। उसकी आभा चौंकाने वाली थी, अतुलनीय रूप से निडर, जैसा कि उसने मुक्का मारा। हिमांश बैरागी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उसकी कुछ लाल आंखें पूरी तरह से लाल हो गईं। उसने अपनी कृपाण नहीं खींची, इसके बजाय एक मुक्का भी भेजा। पैंग! दोनों मुट्ठियां आपस में भिड़ गईं, जिससे कान तोड़ने वाली रिपोर्ट तैयार हुई। दोनों ने 10-10 कदम पीछे ले लिए और पूरा कॉन्फ्लेक्शन रेस्तरां बिना रुके कांप उठा। अपनी पीठ पर लाल रंग की कृपाण लिए हिमांश बैरागी ने ठंडे स्वर में कहा, तुम केवल ऐसे ही हो। यदि आपके पास बस इतना ही है, तो आप मुझे अपनी कृपाण खींचने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। तूफान सागर के ओयांग सागर और बर्फ सागर के शिनचंद्र के भाव थोड़े बदल गए। हिमांश बैरागी वास्तव में डरावना रूप से मजबूत था। ब्लेड्समैन होने के बावजूद हिमांश बैरागी ने रणवीर मिहिर की चाल को लेने के लिए अपनी मुट्ठी का इस्तेमाल किया। अगर हिमांश बैरागी ने अपनी कृपाण का इस्तेमाल किया होता तो नतीजे जरूर कुछ और होते। उन्होंने कहा, बेहतर होगा कि आप सभी आधे महीने में होने वाली उत्कृष्ट प्रतिभा शिखर सम्मेलन बैठक में न आएं। अन्यथा आप बहुत बुरी तरह से खो देंगे। मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत दो, असीम अत्याचारी हिमांश बैरागी ने एक लाल रंग की चमक में गायब होने से पहले कहा, कॉन्फ्लिग्रेशन रेस्तरां से बाहर निकलते हुए। कितना घमंडी! क्या आपको लगता है कि मैंने आपको अपने सभी तुरुप के पत्ते दिखाए? रणवीर मिहिर अपनी हार को स्वीकार करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वह फर्श पर पटक दिया और बिना किसी डर के तुरंत बाहर निकल गया। अब केवल 4 लोग ही बचे हैं। समर्थ शर्मा ने अन्य 2 विदेशी किसानों की ओर देखा और उनकी आंखों में लड़ने का एक मजबूत इरादा चमक उठा। जब से आप यहां हैं, तो हम 1 या 2 चालों का आदान प्रदान कैसे करें? कम से कम हम इसे निराशा होने से बच सकते हैं। मैं भी यही सोच रहा था, स्टॉर्म सी के विशांतक अटाकू और आइस सी के शिनचंद्र दोनों ने एक स्वर में कहा। रेस्तरां में एक जांच का आदान प्रदान तेजी से सामने आया। हर कोई अपने विरोधियों को बाहर करना चाहता था, लेकिन वे अपने तुरुप के पत्ते को उजागर करने के लिए तैयार नहीं थे। यह सब केवल उत्कृष्ट प्रतिभा शिखर सम्मेलन बैठक में समाप्त होगा, जो अंततः तब फूट पड़ा। इस समय अर्जुन देव नशे में धुत था और बेहोश था। वह नहीं जानता था कि बाद में क्या हुआ, कि कुछ और विशेषज्ञ बाद में सामने आए। इस बार वह पूरी तरह से नशे में था। फ्लेम रॉक महल में वापस, बलवान ने अर्जुन देव को वापस उस आंगन में ले जाया जहां वह रह रहा था। आवाज ने रेशमी को चौंका दिया, जो वर्तमान में ड्रैगन सबड्यूइंग प्लेटफॉर्म की मरम्मत में व्यस्त थी। घावों से लथपथ अर्जुन देव और खून से सने सफेद वस्त्रों को देखकर रेशमी के हाव भाव बदल गए। उसका चेहरा ठंडा हो गया और उसकी आंखों में एक भारी जानलेवा इरादा चमक उठा। जिस क्षण वह जानलेवा इरादा सामने आया, उसने बलवान को चौंका दिया। यह कल्पना करना बहुत मुश्किल था कि रेशमी जैसा शांत और शुद्ध व्यक्ति उसका ऐसा भयानक पक्ष होगा। वह कैसा है? उसे किसने घायल किया? बलवान ने कॉन्फ्लिग्रेशन रेस्तरां में मामलों को जल्दी से समझाया, उसे हर विवरण बताया और रेशमी के संदेह को दूर किया। उसने एक ही बार में 100 कप उत्कृष्ट शराब पी ली। रेशमी से आने वाला हत्या का इरादा गायब हो गया और वह अब कुछ चौंक गई। एक शराब को उत्कृष्ट के रूप में वर्णित करने के लिए ऐसी शराब बहुत मजबूत होगी। यहां तक कि अर्ध सम्राट भी इसे बहुत अधिक नहीं पी सकते थे। अर्जुन देव की तरह 100 कप पीना अनसुना था। यहां तक कि मार्शल सम्राटों ने भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। अर्जुन देव की बात की हरकतें और भी पागलपन भरी थीं, जिन्होंने नशे की हालत में सभी उत्कृष्ट प्रतिभाओं को हरा दिया। वह वास्तव में इतने सारे लोगों से अकेले लड़ने की हिम्मत करने के लिए नशे में रहा होगा। अगर यह तर्कसंगत अर्जुन देव होते, तो निश्चित रूप से उन्होंने ऐसा पागलपन भरा काम नहीं किया होता। इस तरह सब कुछ हुआ। मदद न करने के लिए मुझे दोष मत दो। यह पहले से ही इतना अराजक हो गया था।
मुझे डर था कि अगर मैं मैदान में उतर गया तो यह और भी बदतर हो जाएगा। मैं उसे तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। अर्जुन देव को रेशमी के पास छोड़ने के बाद बलवान ने आखिरकार राहत की सांस ली। यह भाई अर्जुन देव बहुत परिष्कृत शिष्टाचार के पास लग रहा था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से जब वह पागल हो गया तो उसने दूसरों में डर पैदा करने वाले इस युद्ध पागल को भी शर्मिंदा कर दिया। इस परित्याग ने रेशमी को थोड़ा स्तब्ध कर दिया। वह बलवान को रोकने के लिए पुकारना चाहती थी, हालांकि वह व्यक्ति पहले से ही बहुत दूर था। फिर उसने देखा कि अर्जुन देव लड़खड़ा रहा है, ऐसा लग रहा था कि वह गिर जाएगा। वह घबरा गई और जल्दी से उसे पकड़ लिया। रेशमी ने अर्जुन देव को बहुत देर तक देखा और वह उसके कंधे पर सोए रहे। फिर वह फूट फूट कर मुस्कुराई। इस आदमी को शायद पहले से ही लंबे समय से अच्छी नींद नहीं आई है। चूंकि आपने मुझे एक बार अपने कंधे पर उठाया था, इसलिए मुझे भी आपके साथ ऐसा करना चाहिए। यह स्थान अभी भी अर्जुन देव के कमरे से कुछ ही दूरी पर था। रेशमी निश्चित रूप से एक सीधा चेहरा रखने में असमर्थ होगी क्योंकि वह उसे ले गई थी। इसलिए उसने बलवान की नकल करने से पहले कुछ शरारती कहा और अर्जुन देव को अपने कंधों पर अपने कमरे में ले गई। आप वास्तव में भारी हैं। अर्जुन देव को बिस्तर पर लिटाकर रेशमी ने धीरे से सांस छोड़ी। फिर उसने उसके चेहरे पर खून के धब्बों को देखा जो अभी तक साफ नहीं हुए थे। किसी कारण से उसे अचानक ब्लड स्वॉर्ड सॉवरेन की गुफा में समय याद आया और कैसे वह बार बार खड़े होने की कोशिश करता रहा। उस समय उसने इतनी खून की उल्टी की, उसका पूरा चेहरा भी इससे ढका हुआ था। बिना एहसास किए रेशमी ने हाथ बढ़ाया और अर्जुन देव के चेहरे को छुआ। हालांकि जैसे ही रेशमी ने अर्जुन देव के चेहरे को छुआ, उसे कुछ याद आया और उसने अपना सिर हिलाने से पहले अपना हाथ वापस ले लिया। उसके बाद वह पानी का एक बेसिन ले आई और उसका चेहरा साफ कर दिया। फिर उसने नौकरानियों को उसके कपड़े बदलने और उसके घावों को साफ करने में मदद करने के लिए बुलाया। यह सब करने के बाद ही रेशमी अपने कमरे में लौटी थी। इस सब के माध्यम से अर्जुन देव की आंखें बंद रहीं, जागने के कोई संकेत नहीं दिखा रहे थे। वह पूरी तरह से गहरी नींद में था। अगर यह अतीत में होता तो हवा से घास की गति भी उसे चौंका देती। हालांकि इस बार 100 कप उत्कृष्ट शराब के प्रभाव में जब दूसरों ने उसके कपड़े बदले तो उसने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी। केवल इतना कहा जा सकता है कि अर्जुन देव पूरी तरह से नशे में था। एक बार फिर आह भरते हुए रेशमी ने अर्जुन देव के खून से सने कपड़े उतार दिए और चुपचाप दरवाजा बंद कर दिया। फिर वह जाने के लिए मुड़ी। अर्जुन देव ने एक ऐसे सपने का अनुभव किया जो धुंधला लेकिन यथार्थवादी था। उसने सेवन हॉर्न माउंटेन का सपना देखा, उस पिता का जिसने उसे कबीले से बाहर निकाल दिया था। उसने स्वर्गीय कृपाण मंडप का सपना देखा, सौम्या का, देवबाई का, सौम्या का। वह कई लोगों के सपने देखता था। अपने सपने में उसने इन लोगों के साथ खुशी से बातें की, बहुत आराम महसूस किया। हालांकि अंत में उसने इन लोगों को अपनी पूरी ताकत से उसका पीछा करते देखा, फिर भी वे उसे पकड़ नहीं सके। वह घूमना चाहता था, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। सामने एक पुल था। पुल के दूसरी तरफ दरवाजों का एक सेट खड़ा था। अंत में दरवाजों के ऊपर एक अस्पष्ट आकृति तैनात थी। हालांकि अर्जुन देव जानते थे कि यह कौन था। यह एज़्योर सम्राट, ड्रैगन गेट का नीला सम्राट था। अद्वितीय, अत्याचारी, अपराजेय अस्तित्व जो वह जहां भी जाता था, बह जाता था। भले ही 10,000 साल पहले अज़्योर सम्राट की मृत्यु हो गई थी, फिर भी अर्जुन देव ने उसका नाम सुना था, चाहे वह कहीं भी गया हो। सम्राट के दरवाजे पर केवल नीला सम्राट ही खड़ा हो सकता था। अर्जुन देव के मन में बहुत सारे संदेह थे। वह इस दुनिया में क्यों आया? उसे दुनिया को अपने दुश्मन में क्यों बदलना पड़ा, जिससे देव कबीले को उजाड़ स्थिति में डाल दिया गया? वह मेरे लिए इतनी परेशानी क्यों छोड़ गया? पुल अचानक टूट गया। जैसे ही अर्जुन देव प्रत्याशा से भरे हुए तेजी से आगे बढ़ रहे थे, वह अचानक टूट गया और उन्हें असीम रसातल में गिर गया। तेजी से गिरावट ने एक घुटन भरा डर पैदा कर दिया। एक अवर्णनीय अकेलापन था जिसने उसे जोर से रोने पर मजबूर कर दिया।
अर्जुन देव ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और अपने कमरे में बिस्तर पर उठकर बैठ गए। उसने चारों ओर देखा और कुछ देरी के बाद ही प्रतिक्रिया व्यक्त की। तो यह सिर्फ एक सपना था। आउच! मेरे सिर में दर्द होता है। एक पल के बाद उसका सिर धड़क उठा। उसका मुंह सूखा था और वह भारी और सुस्त और अविश्वसनीय रूप से असहज महसूस कर रहा था। इतना पीने और इतना सोने के बाद साइड इफेक्ट के चलते अर्जुन देव वापस बिस्तर पर झुक गए। उन्होंने अपनी कनपटी की मालिश की और अपनी थकान को दूर करने के लिए अपनी ऊर्जा को प्रसारित किया। जल्द ही सारी असुविधा गायब हो गई, एक तरह के विश्राम के साथ बदल दिया गया जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। भले ही उसका शरीर आराम महसूस कर रहा था, लेकिन उसका दिल खाली महसूस कर रहा था। अर्जुन देव ने कवर को दूर धकेल दिया और बिस्तर से उठ गए। हालांकि वह अपने पहले कदम पर लड़खड़ा गया और फर्श पर गिर गया। मैं कितनी देर तक सो रहा था? मेरा शरीर मेरी बात नहीं सुन रहा है, अर्जुन देव ने कुछ असमंजस में कहा। फिर उसने अभिमा को पुकारने की कोशिश की लेकिन पाया कि वह संपर्क नहीं कर सका। हैरानी की बात यह है कि अमर आत्मा की अंगूठी में न तो अभिमान और न ही लिटिल येलो फेदर था। हालांकि एक आइटम स्पिरिट और उसके गुरु के बीच संबंध अभी भी था, इसलिए अर्जुन देव को यकीन था कि अभिमा ठीक है। वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया और कमरे में इधर उधर चला गया, अपनी क्यूई और रक्त को चलाने के लिए अपनी लॉ एनर्जी को प्रसारित करते हुए अपने हाथों और पैरों को फैलाया। जैसे जैसे उसकी क्यूई और रक्त अधिक जीवंत हो गया, उसका दिमाग खाली हो गया, स्पष्टता की स्थिति में प्रवेश कर गया, एक बहुत ही चमत्कारिक स्थिति। इस मानसिक स्पष्टता ने अर्जुन देव को चौंका दिया। वह जानता था कि वह उस स्थिति में प्रवेश कर गया होगा जिसके लिए हर किसान तरसता था, एक स्वर्ग के साथ। ऐसी अवस्था लंबे समय तक नहीं रहेगी। अर्जुन देव ने पहले भी एक बार इसका अनुभव किया था जब वह निचले लोक में थे, इसलिए वह जल्दी से पालथी मारकर बैठ गए। चुनने की आवश्यकता के बिना अर्जुन देव ने तुरंत इस कीमती समय को इंस्टेंट ऑफ ग्लोरी को समझने पर केंद्रित कर दिया। इंस्टेंट ऑफ ग्लोरी वर्तमान में अर्जुन देव की सबसे मजबूत मार्शल तकनीक थी। यह एक मार्शल तकनीक थी जिसने उन्हें उन सभी मार्शल तकनीकों को संयोजित करने की अनुमति दी जो उन्होंने सीखी थी और निष्पादित कर सकती थी। यह पहले से ही एक औसत दर्जे का ग्रेड गहन मार्शल तकनीक के बराबर था। इसके अलावा इंस्टेंट ऑफ ग्लोरी की ताकत सामान्य गहन मार्शल तकनीकों से कहीं अधिक थी। फिलहाल यह कदम सिर्फ एक अस्पष्ट रूपरेखा थी कि यह क्या हो सकता है। अर्जुन देव ने केवल इसकी सतह को छुआ था, यहां तक कि छोटी पूर्णता तक भी नहीं पहुंचा था। वह स्वर्ग के साथ एक होने की इस अवस्था द्वारा प्रदान किए गए अवसर को नहीं छोड़ सकता था। धधकता सूरज, बर्फ के टुकड़े, नीला ड्रैगन, गिरते पत्ते और कई अन्य रहस्यमय घटनाएं उसके शरीर से उड़ गईं, जिससे एक गहरी पेंटिंग बन गई। जैसे जैसे अर्जुन देव ने समझ पर काम किया, उनके शरीर से मार्शल तकनीक की घटनाओं की बढ़ती संख्या प्रकट हुई। 4 सीजन कृपाण तकनीक, असंख्य स्वर्ग दिव्य मुट्ठी, ड्रैगन गहन स्लैश, थंडर ड्रैगन चॉप, निर्दोष उज्ज्वल चंद्रमा, 1000 वर्ष की लॉ, 1000 वर्ष की मृत्यु। विभिन्न स्तरों की सभी प्रकार की मार्शल तकनीकें थीं, उनमें से 100 के करीब थीं। जैसे जैसे समय बीतता गया, इंस्टेंट ऑफ ग्लोरी के बारे में अर्जुन देव की समझ तेजी से गहरी होती गई। यह कदम किसी भी दिशा में जाने में सक्षम लग रहा था। हालांकि इसने अंततः 2 विशेष दिशाओं की ओर इशारा किया, स्थान और समय। स्वर्ग वाले की अद्भुत अवस्था गायब हो गई और अर्जुन देव की समझ इसी बिंदु पर रुक गई। इतने कम समय में इंस्टेंट ऑफ ग्लोरी में काफी सुधार करना उसके लिए असंभव था। हालांकि यह स्पष्ट रूप से उसके लिए पहचानता था कि भविष्य में क्या रास्ता अपनाना है। समय की स्थिति और अंतरिक्ष की स्थिति बहुत गहरी है। इनमें दूर तक आगे बढ़ना आसान नहीं है। हालांकि समझ के उस सत्र के बाद मुझे बहुत कुछ मिला। एक विचार के साथ जैसे ही अर्जुन देव खड़े हुए, कमरे में कई रहस्यमय घटनाएं जम गईं। फिर कई रहस्यमय घटनाएं गायब हो गईं, केवल उज्ज्वल चंद्रमा, रात के आकाश और सर्दियों की बर्फ को छोड़कर एक ठंडे चंद्रमा और बर्फ की पेंटिंग का निर्माण किया। पिछला इंस्टेंट ऑफ ग्लोरी गहराई से मार्मिक और असीम रूप से भव्य था। हालांकि यह बहुत गंदा था, इसलिए बेकाबू था। इसे निष्पादित करने के लिए बड़ी मात्रा में कानून ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
कई रहस्यमय घटनाओं को वास्तव में प्रकट होने की आवश्यकता नहीं थी। ऐसा नहीं था कि इंस्टेंट ऑफ ग्लोरी अधिक रहस्यमय घटनाओं के साथ अधिक शानदार होगा। कभी कभी एक साधारण पीला रेगिस्तान महिमा लाने के लिए पर्याप्त होता है। अर्जुन देव ने अपना हाथ बढ़ाया और ठंडे चांद और बर्फ की पेंटिंग को दूर करते हुए हाथ हिलाया। अतीत में मैं केवल परिधि का चक्कर लगा रहा था। अब मैंने ठीक से प्रवेश किया है और मार्ग को देखा है। मैं गलत रास्ते पर नहीं चलूंगा। अब जब उसे दिशा मिल गई थी और उसने सही रास्ता पकड़ लिया था, तो उसे लंबे समय तक चलने या किसी भी कठिनाई का सामना करने का डर नहीं था। वह अंततः इंस्टेंट ऑफ ग्लोरी के शिखर पर पहुंच जाएगा। अर्जुन देव ने अपने विचारों को इकट्ठा किया और उनकी आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उनकी नजर मेज पर बड़े करीने से मुड़े हुए सफेद वस्त्रों पर पड़ी। तभी उसने देखा कि उसने साधारण नींद की पोशाक पहनी हुई थी। क्लियर विंड रोब्स पर रेशमी द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र भी था। रेशमी ने एक पत्र छोड़ा। क्या वह पहले ही जा चुकी है? यदि नहीं, तो इस तरह संदेश छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं वास्तव में कितनी देर सोता था? अर्जुन देव सवालों से भर गए। अभिमा और लिटिल येलो फेदर के जाने के लिए हर समय कुछ अकेलापन महसूस करते हुए उसने पत्र खोला। सुंदर लिखावट ने चपलता का आभास दिया। पत्र बहुत लंबा नहीं था, केवल 200 या 300 शब्द थे। हालांकि इसकी सामग्री ने अर्जुन देव को गहराई से प्रभावित किया। मुझे यकीन नहीं है कि आप कितनी देर सोने जा रहे हैं। आप पहले ही 10 दिनों से सो चुके हैं। मेरे पास अलविदा कहे बिना जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। दरअसल मेरी मंजिल मानवदानव सागर नहीं है। मैं एक नया ट्रांसेंडेंट डिवाइन वेपन बनाने के लिए लूनर पैलेस को 2 चीजों की खोज में मदद करने के लिए बर्फ सागर और तूफान सागर में जा रहा हूं। जब हम ब्लैक वाटर आइलैंड पर ब्लड स्वॉर्ड सॉवरेन की गुफा में थे, तो एक क्षण था जहां मैंने वास्तव में सोचा था कि मैं मर जाऊंगा। मैंने विरोध करना भी छोड़ दिया। शायद आप नहीं जानते थे, लेकिन जब मैं मृत्यु के कगार पर था, तो आपकी आवाज नरक में चमकने वाली प्रकाश की किरण की तरह थी। उस समय मैंने अपने जीवन में पहली बार आंसू बहाए। हम दोनों बहुत समान हैं, दोनों एक भारी बोझ उठा रहे हैं। हालांकि थोड़ी देर आपके साथ बातचीत करने के बाद मैंने पाया कि आपकी तुलना में मैं जो दबाव उठाता हूं वह वास्तव में कुछ भी नहीं है। तुम मुझसे भी ज्यादा थके हुए हो। किसी के लिए वास्तव में नशे में होना दुर्लभ है। हालांकि नशे के बाद अंततः जागना चाहिए। उम्मीद मत छोड़ो, अपना अहंकार मत छोड़ो। दुनिया की चीजें लगातार बदलती रहती हैं, ब्रह्मांड अप्रत्याशित है। जीवित रहने की संभावना हमेशा बनी रहती है। हमें हार नहीं माननी चाहिए। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब आप मार्शल सम्राट के पास आगे बढ़ेंगे। जब आप हवा और आग के अपने महान क्लेश से गुजरेंगे, तो मैं निश्चित रूप से सहायता के लिए आऊंगा। अपना ध्यान रखना। अगर यह भाग्य में है तो हम फिर मिलेंगे। XXX रेशमी। XXX ऐसे शब्द थे जिन्हें विकृत कर दिया गया था। अर्जुन देव उन्हें बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाए। हालांकि यह महत्वपूर्ण नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात वह चिंता थी जो रेशमी ने पत्र में व्यक्त की थी। इसने किसी तरह उसे गर्म कर दिया। यह सोचने के लिए कि इस रहस्यमय लड़की का उसके लिए इतना कोमल पक्ष हो सकता है। पत्र की सामग्री के अनुसार अर्जुन देव कम से कम 10 दिनों तक सोए थे। यह नींद वास्तव में लंबी थी। अर्जुन देव ने उस पत्र को कुछ खोया हुआ महसूस करते हुए रख दिया। रेशमी के जाने और उसके सपने के विभिन्न दृश्यों ने उसे परेशान कर दिया। वह कुछ हद तक खाली महसूस करता रहा, जैसे वह कुछ खो गया हो या भूल गया हो। उसने मेज पर क्लियर विंड रोब को देखा और उन्हें उठाया, अनजाने में सोम्या के उस दृश्य को याद किया जो उसे पहली बार इन वस्त्रों को पहनने में मदद कर रही थी। क्लियर विंड रोब पहनने के बाद अर्जुन देव ने धक्का देकर दरवाजा खोला और बाहर चले गए। उन्होंने पाया कि पूरे फ्लेम रॉक महल में ज्यादा हलचल नहीं थी। कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों के अलावा अधिकांश गार्ड आसपास नहीं थे। वह आंगन के चारों ओर चला गया, ड्रैगन सबड्यूइंग प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रहा था। इससे पहले कि वह कॉन्फ्लैग्रेशन रेस्तरां में जाता, ड्रैगन सबड्यूइंग प्लेटफॉर्म की लगभग पूरी तरह से मरम्मत हो चुकी थी। जब से रेशमी चली गई थी,
उसने अंतिम स्पर्श लागू किया होगा। जब अर्जुन देव पिछवाड़े में पहुंचे तो भांग के वस्त्र पहने एक पुराने सुंदर को देखकर उन्हें कुछ आश्चर्य हुआ। उसकी आभा सामान्य लग रही थी और उसकी बकरी बहुत मोटी थी। यह बूढ़ा सुंदर वर्तमान में रुचि के साथ ड्रैगन सबड्यूइंग प्लेटफॉर्म का अध्ययन कर रहा था। तुम कौन हो? अर्जुन देव ने कुछ सावधानी से पूछा। इस बूढ़े सुंदर की उपस्थिति काफी अजीब थी। इससे पहले जब उन्होंने अपनी आध्यात्मिक भावना भेजी थी तो उन्होंने यहां किसी को नहीं देखा था। भांग से लबादा पहने बूढ़े सुंदरन ने देखा और मुस्कुराया। तुम जाग गए। चिंता मत करो, यह मेरा घर है। अगर मैं आपके ड्रैगन सबड्यूइंग प्लेटफॉर्म को छीनना चाहता हूं तो मेरे पास पहले से ही बहुत सारे मौके थे जबकि आप सो रहे थे। अर्जुन देव ने ध्यान से देखा। हालांकि वह इस व्यक्ति की साधना का पता नहीं लगा सका, फिर भी वह चट्टानों और लपटों की आभा को महसूस कर सकता था। यह व्यक्ति फ्लेम रॉक महल का मार्शल सम्राट बुजुर्ग होना चाहिए, जिसमें गहरी खेती हो। वह शायद बहुत जानकार था और इस संपूर्ण ड्रैगन सबड्यूइंग प्लेटफॉर्म को पहचानता था। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद अर्जुन देव ने इस पर ध्यान नहीं दिया। युवक, क्या गलत है? आप अपनी नशे की अवस्था से जागने के बाद दूर लग रहे हैं। भांग से लबादा पहने बूढ़े सुंदर हंसे जब उन्होंने देखा कि अर्जुन देव खोया हुआ दिखाई दे रहे थे। अर्जुन देव ज्यादा कुछ कहने को तैयार नहीं थे। उसने पूछा, क्या सीनियर को पता है कि मैं कितनी देर तक सोता था? यह वास्तव में इतना लंबा नहीं है, बस लगभग आधा महीना है। दुर्भाग्य से आप उत्कृष्ट प्रतिभा शिखर सम्मेलन बैठक से चूक गए। यह आज से शुरू हुआ। उत्कृष्ट प्रतिभा शिखर सम्मेलन बैठक? कोई आश्चर्य नहीं कि महल में बहुत से लोग नहीं हैं। वे फ्लेम रॉक कैसल के बलवान को खुश करने के लिए आउटस्टैंडिंग टैलेंट समिट मीटिंग में गए होंगे। अजीब बात है, आप इस पर परेशान नहीं लगते। क्या आपको आउटस्टैंडिंग टैलेंट समिट मीटिंग में शामिल नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण नहीं लगता? भांग से लबादा पहने बूढ़े सुंदरन ने पूछा। अर्जुन देव ड्रैगन सबड्यूइंग प्लेटफॉर्म के चारों ओर घूमे और पाया कि रेशमी ने उनके लिए मरम्मत पूरी कर ली है। उसे बस इतना करना था कि वह अपना आध्यात्मिक चिन्ह स्थापित कर सके और वह इसका उपयोग करने में सक्षम होगा। बूढ़े सुंदर का प्रश्न सुनकर अर्जुन देव ने उत्तर दिया, स्वाभाविक रूप से यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि मुझे पहले ही देर हो चुकी है। इस पर दुखी होने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं इस ड्रैगन सबड्यूइंग प्लेटफॉर्म को दूर करने के बाद छोड़ दूंगा। आप इसके बारे में शांत हैं। मैंने सुना है कि आप पीने में बहुत अच्छे हैं। क्या आप मेरे साथ एक या दो पेय पीने में रुचि रखते हैं? भांग के कपड़े पहने बूढ़े सुंदरन ने शराब की एक बोतल निकाली। उन्होंने अपना निमंत्रण देते हुए कोई प्रसारण नहीं किया। अर्जुन देव को नहीं पता था कि अभिमा कहाँ गई थी या वह क्या कर रही थी। चूंकि वह अभी तक वापस नहीं आई थी, इसलिए उसे अभी के लिए रहने और कुछ शराब पीने में कोई समस्या नहीं थी। शराब का कप मिलने के बाद वे दोनों एक बूढ़ा और एक युवा परवाही से सीढ़ियों पर बैठ गए और अपने शराब के कप झपकाए। कुछ कप पीने के बाद अर्जुन देव धीरे धीरे मूड में आ गए और बूढ़े सुंदरन के साथ बातचीत करने लगे। विषय मार्शल तकनीक से लेकर वाइन, जियोमेंसी, प्राचीन रहस्यों तक थे। उनकी बातचीत की कोई सीमा नहीं थी। भांग के कपड़े पहने बूढ़े सुंदर के ज्ञान ने अर्जुन देव को कुछ हद तक चौंका दिया। बात करते हुए उन्होंने लापरवाही से कई ऐसी बातें बता दीं जो अर्जुन देव ने पहले कभी नहीं सुनी थी। मार्शल दाओ के बारे में बूढ़े सुंदर की समझ बहुत सटीक थी, जिसने तुरंत इसकी सभी कमजोरियों को इंगित किया। यह बूढ़ा सुंदर बिल्कुल भी एक साधारण मार्शल सम्राट की तरह नहीं लग रहा था। यहां तक कि एक मार्शल सम्राट भी इतना जानकार नहीं होगा। व्यक्तिगत रूप से विभिन्न निषिद्ध भूमि में प्रवेश किए बिना उनका इतना स्पष्ट रूप से वर्णन करना कठिन होगा। यह बूढ़ा सुंदर मिराज इमोर्टल पैलेस की तरह महान निषिद्ध भूमि से भी बहुत परिचित था, जिसमें अर्जुन देव को बहुत दिलचस्पी थी। मिराज इमोर्टल पैलेस की उपस्थिति का समय निश्चित नहीं है। इसका स्थान भी स्पष्ट नहीं है। महान निषिद्ध भूमि में यह अधिक रहस्यमय में से एक है। जब तक यह अपने आप प्रकट नहीं होता है, तब तक किसी को पता नहीं चलेगा कि यह कहाँ है। भांग से लबादा पहने बूढ़े सुंदरन ने आगे बढ़ने से पहले एक और कौर शराब पी ली। यह समुद्र के दिल
काला सागर अमर दफन मैदान और दूर के सागर ड्रैगन कब्र की तरह नहीं है। उन्हें किसी भी समय दर्ज किया जा सकता है। वहां कई अच्छी चीजें हैं, लेकिन वे नश्वर खतरे से भी भरी हुई हैं। यदि कोई संप्रभु मार्शल सम्राट लापरवाह हो जाता है तो वह वहीं दफन हो सकता है। ये ऐसी जगह नहीं है जहां कोई भी प्रवेश करने की हिम्मत करेगा। अर्जुन देव को उत्सुकता हुई। उन्होंने पूछा, 8 महान निषिद्ध भूमि के पीछे क्या रहस्य हैं? इतने साल हो गए हैं, क्या किसी ने उनका पता नहीं लगाया है? भांग से घिरे बूढ़े सुंदरन को हंसने में मदद नहीं मिली जब उसने अर्जुन देव की बात सुनी। ऐसा नहीं है कि किसी ने उन्हें नहीं समझा, ऐसा है कि कोई भी इस समझ पर दाव लगाने की हिम्मत नहीं करता है। बिल्कुल मिराज इमोर्टल पैलेस की तरह। मेरा अनुमान है कि यह प्राचीन युग के दौरान एक शक्तिशाली प्राणी का अस्थायी महल था। यह बहुत संभव है कि यह शक्तिशाली प्राणी अंततः मार्शल गॉड के पास आगे बढ़े और हमारी इस परित्यक्त भूमि को छोड़ दिया। अर्जुन देव के हाव भाव बदल गए। क्या वास्तव में मार्शल देवता हैं? मार्शल गॉड केवल एक शब्द है। जहां तक यह सवाल है कि यह वास्तव में मौजूद है या नहीं, मैं निश्चित नहीं हो सकता। हालांकि प्राइम्स की तुलना में निश्चित रूप से मजबूत अस्तित्व है। हर सॉवरेन मार्शल सम्राट इस बारे में बहुत स्पष्ट है। हालांकि हम सभी दुखी हैं कि हम इस परित्यक्त भूमि में रह रहे हैं। मार्शल पाथ के हर शक्तिशाली प्राणी ने अपने अस्तित्व के सभी निशान मिटा दिए हैं। यह बोलते हुए भांग से लबादे बूढ़े सुंदर ने स्पष्ट रूप से दुख और उदासी की अभिव्यक्ति दिखाई। अर्जुन देव ने एक बार पहले सर्वोच्च आकाश सम्राट की आंखों में ऐसा भाव देखा था। वे बहुत समान थे और दोनों ने एक असहाय क्रोध व्यक्त किया। भांग से लबादे बूढ़े सुंदरन की अभिव्यक्ति अचानक गंभीर हो गई क्योंकि उसने पूछा, निश्चित रूप से जब आप उस जगह पहुंचते हैं तो आप उसी असहायता और उदासी का सामना नहीं करना चाहते हैं जहां मैं हूं, है ना? अर्जुन देव अपने अर्थ के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं थे। फिर भांग से लबादे बूढ़े सुंदर ने उसे जबरदस्ती ऊपर खींचा और उसके लिए एक पदक फेंक दिया। तो अपनी लड़ाई की भावना जगाओ और इतना चकित मत दिखो। जिस सड़क पर जाने के लिए आप इतने दृढ़ हैं, उस पर हार मत मानो। शराब कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका उपयोग खुद को सुन्न करने के लिए किया जाता है। यह कुछ ऐसा है जिसका उपयोग आपकी लड़ाई की भावना को जलाने के लिए किया जाता है। आपको अभी भी उत्कृष्ट प्रतिभा शिखर सम्मेलन बैठक में भाग लेना चाहिए। पाह! भांग से घिरे बूढ़े सुंदरन के हाथ में शराब की बोतल जमीन पर गिर गई और बिखर गई। फिर उसने एक अप्रतिरोध्य और अत्याचारी आभा जारी की, जिससे किसी के लिए भी सांस लेना मुश्किल हो गया। बूढ़े सुंदर ने अर्जुन देव को उठाया और उन्हें हवा में फेंक दिया जहां एक स्थानिक आंसू खुल गया। जैसे ही अर्जुन देव विरोध करना चाहते थे, अंतरिक्ष की शक्ति ने उन्हें अंदर खींच लिया। उसके बाद आंसू तेजी से सील हो गया। बाहर से वापस भागती हुई अभिमा ने यह दृश्य देखा। उसकी अभिव्यक्ति काफी बदल गई क्योंकि वह चिल्लाई, फ्लेम रॉक सॉवर्न, तुम बूढ़े कोजर! तुमने मेरे अर्जुन देव को भी कहां टॉस किया? जब भांग के वस्त्र पहने बूढ़े सुंदर ने अभिमा को देखा, तो उसके शरीर से आने वाली अद्वितीय अत्याचारी आभा तुरंत गायब हो गई। वह मुस्कुराया और कहा, बड़ी बहन एओ, नाराज मत हो। मैंने उसे केवल उस स्थान पर फेंक दिया जहां उसे होना चाहिए। मुझे बड़ी बहन मत कहो, तुम लानत बूढ़े सुंदर! मुक्के की आवाज सुनाई दी। उग्र अभिमा ने भांग के कपड़े पहने पुराने सुंदर को एक झटके में हवा में उड़ा दिया। डार्क सिटी की आउटस्टैंडिंग टैलेंट समिट मीटिंग हर 5 साल में एक बार आयोजित की जाती थी। हर बार जब यह होता था, तो यह अतुलनीय रूप से शानदार होता। यह विशेष रूप से इस दौर के लिए था। कई लोगों ने इस पर ध्यान दिया। ब्लड शार्क सॉवरेन के वंशज हिमांश बैरागी ताकत में लौट आए थे। नए उभरे हुए विशेषज्ञ समर्थ शर्मा थे, जो बहुत प्रसिद्ध थे। अन्य समुद्री क्षेत्रों के 3 महान विशेषज्ञ भी नई ताकतों के रूप में उभर रहे थे। तीव्र लड़ाइयां चरमोत्कर्ष के बाद चरमोत्कर्ष के साथ भ्रमित कर रही थीं, जो तेजी से उत्तराधिकार में हो रही थी। अंतिम विजेता अंत तक एक रहस्य रहेगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस दौर के सभी शिखर विशेषज्ञों के पास ऐसी ताकतें थीं जो बराबर थीं, इसलिए कोई भी परिणामों की भविष्यवाणी नहीं कर सकता था। मूल रूप से
सभी ने सोचा था कि हिमांश बैरागी की वापसी के साथ वह इस जगह के अधिपति बने रहेंगे, इस आयोजन में व्यापक रूप से आगे बढ़ेंगे और चैंपियनशिप हासिल करेंगे। कौन कल्पना कर सकता था कि समर्थ शर्मा की ताकत, जिस वजह से उनका उदय हुआ, उम्मीदों से बढ़कर हो गया है। प्रतियोगिता की शुरुआत के बाद से वह कभी भी पराजित नहीं हुआ था। उनकी आभा फली फूली और वह बहुत लोकप्रिय हो गए। मानवदानव सागर के रणवीर मिहिर, बर्फ सागर के शिनचंद्र, तूफान सागर के विशांतक अटाकू सभी आंखें खोलने वाले थे। उन सभी ने सोहेल लियू, अनिल गुप्ता और डार्क सिटी के अन्य प्रसिद्ध उत्कृष्ट युवाओं को एक के बाद एक हराया। केवल एक चीज जिसने भीड़ को निराश किया वह यह थी कि हाल ही में प्रसिद्ध सफेद वस्त्र वाले ब्लेड्समैन, जिसने नशे के उन्माद में विभिन्न उत्कृष्ट प्रतिभाओं को बाहर कर दिया था, भाग लेने के लिए नहीं आया था। आउटस्टैंडिंग टैलेंट समिट मीटिंग के नियमों के अनुसार कोई भी कल्टीवेटर जिसके पास आउटस्टैंडिंग टैलेंट टोकन था, अगर वह प्रतियोगिता में भाग नहीं लेता है तो वह स्वचालित रूप से जब्त हो जाएगा। इसे देखते हुए अर्जुन देव की अनुपस्थिति ने कई लोगों को निराश किया, विशेष रूप से उन काश्तकारों ने जिन्होंने उन्हें कॉन्फ्लिग्रेशन रेस्तरां में विभिन्न उत्कृष्ट प्रतिभाओं के साथ लड़ते हुए देखा। वे लोग विशेष रूप से निराश थे। वे विशेष रूप से अर्जुन देव को भाग लेते हुए देखने के लिए यात्रा करते थे, सफेद वस्त्र पहने ब्लेड्समैन को फिर से देखना चाहते थे। कौन जानता था, सफेद वस्त्र वाले ब्लेड्समैन ने वास्तव में प्रतियोगिता को जब्त कर लिया। अन्यथा वह उत्कृष्ट प्रतिभा शिखर सम्मेलन बैठक में शानदार ढंग से चमक गया होता। प्रतियोगिता मैच दर मैच आगे बढ़ी। जल्द ही सबसे मजबूत 4 दिखाई दिए। हिमांश बैरागी ने काफी मेहनत की और बलवान को हराकर शीर्ष 4 में जगह बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने। इसके बाद समर्थ शर्मा थे। उन्होंने प्रसिद्ध सोहेल लियू को हराया, जिन्होंने तलवार का भी इस्तेमाल किया था। तीसरा था ह्यूमन डेमंसी के रणवीर मिहिर, जो अनिल गुप्ता के खिलाफ गए थे। यह मैच काफी करीबी मैच था। रणवीर मिहिर पूरी तरह से राक्षसी हो गए लेकिन लगभग हार गए क्योंकि अनिल गुप्ता एक मीडियल ग्रेड प्रोफाउंड मार्शल तकनीक सीखने में कामयाब रहे। यदि अनिल गुप्ता को अभी भी इसकी अच्छी समझ नहीं होती तो रणवीर मिहिर हार गए होते। इसलिए यह एक बेहद करीबी मैच था। जहां तक चौथे व्यक्ति की बात है, यह स्टॉर्मसी और आइससी की 2 युवा उत्कृष्ट प्रतिभाओं के बीच मैच का विजेता होगा। यह संभावना थी कि आयोजक नहीं चाहते थे कि ये विदेशी विशेषज्ञ शीर्ष 4 स्थानों पर हावी हों। इसलिए उन्होंने उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। जियान चंद्रा और विशांतक अटाकू के बीच मैच काफी शानदार रहा। यह हजारों दर्शकों के लिए एक महान आंख खोलने वाला था, जिससे उन्हें बर्फ की इच्छा और तूफान की इच्छा की अभिव्यक्ति देखने की अनुमति मिली। बलवान, जो पहले ही हार चुका था और आगे नहीं बढ़ सकता था, बहुत गंभीर रूप से देखता था, कभी कभी सिर हिलाता था। बलवान ने हिमांश बैरागी की ओर देखा, जिनकी आंखें बंद थीं, आराम कर रहे थे। हिमांश बैरागी को नजर महसूस हो गई, क्योंकि उसने तिरस्कार में मुस्कुराने के लिए अपनी आंखें खोली। इस अभिव्यक्ति ने बलवान को तुरंत नाराज कर दिया। यदि नियम नहीं होते तो वह दौड़कर उससे फिर से लड़ता। लानत है कमीने। यदि उस ड्रैगन स्केल कवच के लिए नहीं होता जो आपको बाहर प्राप्त हुआ था, तो मैं आपसे इतनी आसानी से नहीं हारता, बलवान ने कहा, अपने नुकसान के लिए इस्तीफा दिए बिना। गुरप्रीत, जो उनके बगल में थे, ने उदास होकर कहा, बहुत बुरा भाई अर्जुन देव नहीं आए। अगर उसने ऐसा किया तो वह आपसे बदला लेने में सक्षम हो सकता था। उन्होंने कहा, यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि वह कभी नहीं आए। उनकी ताकत को देखते हुए उन्हें शीर्ष 3 में जगह बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वह निश्चित रूप से एक मीडियल ग्रेड प्रोफाउंड मार्शल तकनीक प्राप्त करने में सक्षम होगा। बलवान ने बोलते हुए सिर हिलाया। अब तक भी वह अर्जुन देव की ताकत की सीमा का पता नहीं लगा सका था। आखिर उस दिन अर्जुन देव नशे में थे और कई बेहतरीन प्रतिभाएं भी नशे में थीं। ऐसी असाधारण परिस्थितियों में किसी व्यक्ति की ताकत का आकलन करना बहुत मुश्किल होगा। बलवान को हालांकि भरोसा था कि अर्जुन देव को शीर्ष 3 में जगह बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। अर्जुन देव के लिए शक्तिशाली हिमांश बैरागी को हराना भी संभव हो सकता है। समस्या यह थी कि अर्जुन देव नशे में धुत हो गए और आधे महीने तक सोते रहे। उन्होंने चाहे कुछ भी कोशिश की, वे उसे जगा नहीं सके। इसके बारे में सोचना मजाकिया और निराशाजनक दोनों था।
शीर्ष 4 में शामिल समर्थ शर्मा का भी मानना है कि अर्जुन देव का नहीं आना दुर्भाग्यपूर्ण है। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में अर्जुन देव को रौंदना एक लंबे समय से चला आ रहा सपना था। यह देखते हुए कि ऐसा अवसर उसे पास हो गया, वह कैसे संतुष्ट महसूस कर सकता था। हुची। तूफान के बीच एक ठंडी रोशनी चमक उठी और तलवार की रोशनी ने विशांतक अटाकू को अखाड़े से बाहर कर दिया। अंत में शीर्ष 4 में से चौथा उभरा। हिमसागर के शिनचंद्र ने विशांतक अटाकू को हराकर थोड़ा अधिक कुशल था। अब जब शीर्ष 4 का फैसला हो गया था, तो वे सभी ठीक हो जाने के बाद वे मैदान में लौटने से पहले अपने विरोधियों को निर्धारित करने के लिए बहुत कुछ निकालेंगे। हर बार जब कोई मैच समाप्त होता था, तो जिन एरेनास में आउटस्टैंडिंग टैलेंट समिट मीटिंग आयोजित की जाती थी, उनका विलय हो जाता था। कई मैचों के बाद केवल 2 अखाड़े बचे थे। फाइनल के लिए वे फिर से विलय कर देंगे, केवल एक को छोड़ देंगे। उत्कृष्ट प्रतिभा शिखर सम्मेलन बैठक धीरे धीरे अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। शीर्ष 4 के बीच मैच के बाद बहुप्रतीक्षित चैंपियनशिप मैच शुरू होगा। समर्थ शर्मा और अन्य लोगों ने अपनी लौट खींची, अखाड़ों में चले गए और एक दूसरे को बधाई दी। जैसे ही वे अपने झगड़े की तैयारी कर रहे थे, कुछ अजीब हुआ। अचानक आसमान में एक दरार आ गई। यह आंसू अखाड़ों की रक्षा करने वाली कई स्थानिक संरचनाओं को छेद देता है और अंदर जाने के लिए मजबूर करता है। इस अचानक दृश्य ने हर कोई आकाश में आंसू को घूर रहा था, न जाने क्या हुआ। जैसे ही सिटी लॉर्ड्स रेजिडेंस के विशेषज्ञ एक कदम उठाने वाले थे, उन्हें कुछ खबर मिली। उनके हाव भाव अविश्वास के साथ बदल गए। वह अचानक दोनों अखाड़े बिना किसी चेतावनी के विलीन होने लगे। सभी की आंखों के सामने इसने एक विशाल क्षेत्र का निर्माण किया और धीरे धीरे एक विशाल अजगर की तरह ऊपर चढ़ गया, एक असाधारण शक्ति प्रदान कर रहा था। क्या चल रहा है? एरेनास इतने अचानक विलीन क्यों हो गए हैं? शीर्ष 4 के मैच अभी शुरू नहीं हुए हैं। अजीब। सिटी लॉर्ड्स रेजिडेंस के विशेषज्ञों ने स्थानिक आंसू में व्यक्ति पर हमला नहीं किया। दुनिया में कौन है? वह इतने बोल्ड अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। यह अचानक परिवर्तन काफी असामान्य था, लय को पूरी तरह से बाधित कर रहा था। यह शायद ही कभी उत्कृष्ट प्रतिभा शिखर सम्मेलन बैठक में हुआ था, जिसे पहले ही कई 100 बार आयोजित किया जा चुका था। उसी समय सभी ने यह अनुमान लगाने की कोशिश की कि स्थानिक आंसू खोलने वाला व्यक्ति कौन था। बलवान ने थोड़ा भौहें सिकोड़ ली और एक संभावना के बारे में सोचा। हालांकि वह इसके बारे में निश्चित नहीं हो सका। अखाड़े में 4 लोग भी भ्रमित थे, उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है। जैसे ही स्थानिक आंसू पूरी तरह से खुल गया, अंदर की आकृति आखिरकार दिखाई दी। थोड़ा भ्रमित दिख रही एक सफेद आकृति स्थानिक आंसू से बाहर गिर गई। सफेद वस्त्रधारी ब्लेड्समैन। जैसे ही अर्जुन देव प्रकट हुए, लोगों ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। उनके आने से भीड़ में भारी हंगामा मच गया। यह वास्तव में व्हाइट रोब्ड ब्लेड्समैन है। अप्रत्याशित रूप से वह इस तरह से दिखाई दिया। हालांकि वह पहले ही जब्त हो चुका है। यहां तक कि अगर उसके पास उच्च स्थानों पर दोस्त हैं, तो अंदर घुसना बेकार है। चाहे कुछ भी हो, अर्जुन देव के आगमन ने हंगामा मचा दिया, खासकर उन काश्तकारों के बीच जो उन्हें देखने आए थे। ये लोग और भी अधिक उत्साहित थे और अंतहीन बातें करते थे। अखाड़े में मौजूद 4 लोगों ने अलग अलग भाव दिखाए। सदमा, सुखद आश्चर्य, तिरस्कार और उदासीनता थी। जो चौंक गया वह था मानवदानव सागर का रणवीर मिहिर। सुखद आश्चर्य वाले व्यक्ति स्वाभाविक रूप से समर्थ शर्मा थे। हिमांश बैरागी पहले की तरह ही घमंडी थे, उन्हें अर्जुन देव की परवाह नहीं थी, जो अभी अभी प्रकट हुए थे। शिनचंद्र के हाव भाव 10,000 साल पुरानी बर्फ की तरह थे, अर्जुन देव के रूप में नहीं बदल रहे थे। क्या वह जो आया था नीला ड्रैगन राजा, अर्जुन देव, एक बूढ़ा सुंदर, जो रोस्ट्रम पर चमकती आंखों के साथ अर्जुन देव पर चिल्लाया? अर्जुन देव, जो सीधे फ्लेम रॉक महल से फेंक दिया गया था, अभी भी चक्कर महसूस कर रहा था और तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दे सकता था। इसलिए दूसरे पक्ष को उनसे फिर से पूछना पड़ा। नया आगमन, क्या आप एजियो ड्रैगन किंग अर्जुन देव हैं?
अपनी पहचान साबित करने के लिए अपना उत्कृष्ट प्रतिभा टोकन सौंपे। सीन और अखाड़े में मौजूद 4 लोगों के आधार पर अर्जुन देव ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि वह कहाँ है। जब उसने फिर से सवाल सुना तो उसने अपनी पहचान स्वीकार करने के लिए सिर हिलाया और अपना उत्कृष्ट प्रतिभा टोकन सौंप दिया। बहुत अच्छा, आपकी पहचान सत्यापित है। फोर्सफुल चार्ज टोकन सौंपे जो फ्लेम रॉक सॉवरेन ने आपको दिया था। फोर्सफुल चार्ज टोकन, क्या यह वही है? अर्जुन देव का हाथ एक पदक को छू गया। भांग के कपड़े पहने बूढ़े सुंदर ने उसे यह उछालने के बाद अर्जुन देव ने इसे ध्यान से नहीं देखा था। अब जब उसने ऐसा किया तो उसे सामने की तरफ फोर्सफुल चार्ज शब्द और पीछे टोकन शब्द मिला। जब दर्शकों में से हजारों लोगों ने फोर्सफुल चार्ज टोकन शब्द सुने तो उनके भाव उसी समय बदल गए जब वे सभी हवा की गहरी सांस ले रहे थे। यह वास्तव में फोर्सफुल चार्ज टोकन है। दादाजी ने वास्तव में उन्हें यह मौका दिया था, बलवान ने अविश्वास में कहा। उनके हाव भाव गंभीर हो गए। अगर अर्जुन देव विफल हो जाते हैं तो वह बूढ़ा सुंदर बहुत शर्मिंदा होने वाला है। अंत में उत्कृष्ट प्रतिभा शिखर सम्मेलन बैठक का आयोजन करने वाले सिटी लॉर्ड्स निवास को 13 महान डाकुओं द्वारा नियंत्रित किया गया था। पुरस्कारों में 13 महान डाकुओं द्वारा व्यक्तिगत रूप से भी योगदान दिया गया था। इसलिए महान डाकुओं में से प्रत्येक ने कुछ विशेषाधिकारों का आनंद लिया। फोर्सफुल चार्ज टोकन उनमें से एक था। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, फोर्सफुल चार्ज टोकन उत्कृष्ट प्रतिभा शिखर सम्मेलन बैठक में बलपूर्वक चार्ज करने के लिए था। इसने एक उत्कृष्ट प्रतिभा को मौका दिया जो समय पर प्रतियोगिता में नहीं पहुंच सका और किसी कारण से अपनी सुस्ती के कारण स्वचालित रूप से खो गया। नियमों के अनुसार एक बार जब्त होने के बाद वे अब प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकते थे। फिर भी फोर्सफुल चार्ज टोकन के साथ कोई भी प्रतियोगिता में आधे रास्ते में प्रवेश कर सकता है। हालांकि फोर्सफुल चार्ज टोकन का उपयोग करने के लिए भुगतान करने की कीमत चुकानी पड़ी। किसी ने फोर्सफुल चार्ज टोकन का उपयोग करने के बाद कोई केवल चैंपियनशिप प्राप्त करके ही सफल हो सकता है। अगर किसी को शीर्ष रैंक नहीं मिलती है तो वह असफल हो जाता है। इसके अलावा किसी को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। एक एक करके कितने भी लोग बचे थे, लड़ना पड़ता था। सभी को हराने के बाद किसी को जबरदस्त आक्रमण में सफल माना जाएगा, चैंपियनशिप जीती। न केवल किसी को शीर्ष रैंक प्राप्त करने का गौरव प्राप्त होगा, बल्कि किसी का इनाम इस बात पर भी निर्भर करेगा कि उसने कितने लोगों को हराया। उदाहरण के लिए, वर्तमान में 4 लोग बचे थे। यदि अर्जुन देव उन सभी को हरा देते हैं तो उन्हें शीर्ष 4 के सभी पुरस्कार प्राप्त होंगे। हालांकि अगर अर्जुन देव किसी से हार जाते हैं तो अन्य 4 को ग्रेट बैंडिट द्वारा भुगतान किए गए पुरस्कारों से 2 गुना इनाम मिलेगा, जिसने उन्हें फोर्सफुल चार्ज टोकन दिया था। जबकि पुरस्कार महान डाकू के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, वे सभी के सामने पूरी तरह से चेहरा खो देंगे। इतिहास में किसी ने भी कभी भी फोर्सफुल चार्ज टोकन का इस्तेमाल नहीं किया था और सफल नहीं हुआ था। हर कोई जिसने कोशिश की वह असफल रहा। अब पहले से ही कई 100 वर्षों तक किसी ने भी फोर्सफुल चार्ज टोकन नहीं देखा था। अर्जुन देव द्वारा फोर्सफुल चार्ज टोकन सौंपने के बाद उन्होंने भीड़ में चर्चाओं से फोर्सफुल चार्ज टोकन के उपयोग को सुना। कुछ अन्य नियम भी थे। उदाहरण के लिए, यदि 4 से कम लोग शेष थे तो फोर्सफुल चार्ज टोकन का उपयोग करने वाले को उन सभी का एक साथ सामना करना होगा। यदि चैंपियन पहले से ही तय था तो कोई भी फोर्सफुल चार्ज टोकन का उपयोग नहीं कर सकता था। अर्जुन देव बहुत ही उपयुक्त समय पर प्रकट हुए। अखाड़े में ठीक 4 लोग थे। हालांकि बीच में बिना किसी आराम के लगातार चुनौतियों का सामना करने की स्थिति अभी भी बनी हुई थी। अर्जुन देव ने 4 लोगों की ओर देखा। सबसे पहले हिमांश बैरागी थे, जो अपनी पीठ पर लाल रंग की कृपाण लेकर अहंकारी नजर आते थे। उसने अपने पूरे अस्तित्व से गर्व बिखेर दिया। उसे आकार देने के बाद अर्जुन देव ने उस पर और ध्यान नहीं दिया। फिर उसने हिमसागर के ठंडे तलवारबाज शिनचंद्र की ओर देखा। शुरू से अंत तक इस व्यक्ति ने कोई भावना प्रदर्शित नहीं करते हुए एक भावहीन चेहरा बनाए रखा। ह्यूमन डेमंसी के रणवीर मिहिर ज्यादा एक्टिव नजर आए। जब उसने अर्जुन देव की निगाहों को देखा तो उसने हत्या की नीयत से भरी मुस्कान दिखाई।
अंत में अर्जुन देव ने कब्र और कठोर समर्थ शर्मा की ओर देखा। जब समर्थ शर्मा की बात आती है तो उन्हें जटिल भावनाएं महसूस होती है। अर्जुन देव पहले ही उस समय के द्वेष को भूल चुके थे। वह जितना ऊपर खड़ा था उसने उतना ही आगे देखा। उनके मन और दृष्टिकोण की चौड़ाई बड़े पैमाने पर बदल गई थी। अभी वह केवल महान दाव की तलाश कर रहा था। समर्थ शर्मा ने सीधे अर्जुन देव की ओर देखा। नफरत के अलावा उसकी आंखों में लड़ने की उत्कट इच्छा थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनमें आग की लपटें धधक रही हों। हालांकि जब समर्थ शर्मा ने अर्जुन देव के उदासीन चेहरे को देखा तो उन्हें लगा कि उनकी लपटें एक शांत झील में बुझ गई हैं जो वास्तव में जलने में असमर्थ है। फोर्सफुल चार्ज टोकन के साथ कोई समस्या नहीं है। एज़्योर ड्रैगन किंग अर्जुन देव, क्या आप वाकई फोर्सफुल चार्ज टोकन का उपयोग करना चाहते हैं? सिटी लॉर्ड्स रेजिडेंस के पुराने सुंदरन ने फोर्सफुल चार्ज टोकन का निरीक्षण करने के बाद रोस्ट्रम से पूछा। अर्जुन देव ने अपना सिर उठाया और रोस्ट्रम की ओर देखा। फिर उन्होंने शांति से जवाब देने में संकोच नहीं किया, मुझे यकीन है। जैसा कि रेशमी ने लिखा था, किसी के लिए वास्तव में नशे में होना दुर्लभ था। हालांकि नशे के बाद किसी को अभी भी जागना पड़ता था और हर चीज का सामना करना पड़ता था। मुझे यकीन है, शब्दों ने भीड़ को हलचल मचा दी। हर किसी को कुछ अप्रत्याशित होना पसंद था। ठीक वैसे ही जैसे एक दौड़ में हर कोई डार्क हॉर्स को देखता था। अर्जुन देव का अब फोर्सफुल चार्ज टोकन के साथ आना एक रोमांचक आश्चर्य था। अच्छा, आप स्वतंत्र रूप से अपने प्रतिद्वंद्वी को चुन सकते हैं। शुरू करो। हिमांश बैरागी और अन्य लोग पीछे नहीं हटे। वे सभी अर्जुन देव को धधकती हुई जुझारू आत्माओं के साथ देख रहे थे। इस बात से नहीं डरते थे कि अर्जुन देव उन्हें अपना पहला प्रतिद्वंद्वी चुन लेंगे। दर्शक यह भी अनुमान लगा रहे थे कि अर्जुन देव अपने पहले प्रतिद्वंद्वी के लिए किसे चुनेंगे। यह मानवदानव सागर का रणवीर मिहिर होना चाहिए। उसे चारों में से सबसे कमजोर होना चाहिए। यह कहना मुश्किल है। रणवीर मिहिर का डिफेंस सबसे मजबूत है। यदि अर्जुन देव पहले उसे चुनते हैं तो उन्हें पहले दौर में बड़ी मात्रा में लॉ एनर्जी का उपयोग करना होगा। यह आदर्श नहीं होगा। उन्होंने कहा, फिर समर्थ शर्मा या शिन चंद्रा में से किसी एक को होना चाहिए। वे दोनों तलवारबाज हैं। ब्लेड्समैन तलवारबाजों पर एक छोटा सा फायदा रखते हैं। दर्शकों ने संभावित विकल्पों पर चर्चा की। इस पर सभी के अपने अपने विचार थे। हालांकि किसी ने नहीं सोचा था कि अर्जुन देव हिमांश बैरागी को चुनेंगे। आखिरकार हिमांश बैरागी की ताकत सभी के सामने स्पष्ट थी। मैं उसे चुनता हूं। सभी को हैरान करते हुए अर्जुन देव ने सभी लोगों में से हिमांश बैरागी को सीधे उनकी ओर देखते हुए चुना। नियमों का पालन करते हुए अन्य तीन ने मैदान से बाहर कदम रखा। ऐसे नतीजे से हर कोई हैरान रह गया। अर्जुन देव ने पहले मैच के लिए सबसे मजबूत हिमांश बैरागी को चुना। यह बहुत जोखिम भरा था। या शायद यह सफेद वस्त्र पहने ब्लेड्समैन को अपनी ताकत पर बेहद भरोसा था, इसलिए उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसने किसे चुना है। हर कोई बता सकता था कि इस बेहद अहम फैसले के लिए अर्जुन देव ने हिमांश बैरागी को चुनने से पहले ज्यादा सोच विचार नहीं किया था। अगर वास्तव में ऐसा था तो वह थोड़ा ज्यादा अहंकारी था। हिमांश बैरागी अर्जुन देव पर पहले मैच के लिए उन्हें चुनने के लिए अजीब तरह से नाराज थे। अपने गुस्से को दबाते हुए उन्होंने कहा, आप साहसी हैं। जल्द ही आपको अपनी पसंद पर पछतावा होगा। अर्जुन देव काफी उदासीन दिखाई दिए, उनके हाव भाव अपरिवर्तित रहे। उन्होंने शांति से कहा, मैं अर्जुन देव हूं। कृपया मुझे अपनी सलाह दें। उस स्थिति में मेरा नाम हिमांश बैरागी याद रखना सुनिश्चित करें। मैं ब्लेड्समैन हूं जो डार्क सिटी में आपके पतन को लाएगा। लड़ाई। हिमांश बैरागी ने युद्ध के नारे फूले और पहले हमला किया। उसकी आकृति चमक उठी और उसने अपने पीछे लाल रंग की कृपाण खींच ली। जैसे ही कृपाण की रोशनी दिखाई दी, उसने आधे आकाश को लाल रंग में रंग दिया। यह दृश्य बेहद भयावह लग रहा था। हिमांश बैरागी से निडर हत्या क्यों बाहर निकल गई। कृपाण प्रकाश के साथ संयुक्त जिसने बादलों को लाल रंग से रंगा था, यह कृपाण हड़ताल अद्वितीय और दुर्जेय लग रही थी। उन्होंने कहा,
जिस क्षण हिमांशु बैरागी ने हमला किया, उसने एक गहन मार्शल तकनीक का इस्तेमाल किया। वह इस अनशन को खत्म करने की योजना बना रहे हैं। दुनिया को रंगने वाला ब्लड शार्क सॉवरेन की यह अंतिम तकनीक थी, इससे पहले कि वह एक संप्रभु मार्शल सम्राट बन गया। यह हिमांशु बैरागी पहले से ही ब्लड शार्क सॉवरेन की कुछ हवा प्रदर्शित कर रही है। सफेद वस्त्र वाला ब्लेड्समैन मुसीबत में है। उन्हें पहले हिमांशु बैरागी को नहीं चुनना चाहिए था। वह शायद एक राउंड भी नहीं टिक पाएंगे। यह भयावह हर किसी को हैरान कर सकता है। अब उन्हें एहसास हुआ कि हिमांशु बैरागी हर समय पीछे हट गया था।